लास्ट वाली क्लास में तो जो सर्किट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना, वो सिर्फ रेजिस्टेंस था, कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स, मतलब वन बाय वन थे। या तो सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा था, या फिर सिर्फ कैपेसिटर था, या फिर सिर्फ इंडक्टर था। आज जो डिस्कस करोगे वो इनके कॉम्बिनेशंस। थैंक यू सर। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। आज इनके कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में अगर कॉम्बिनेशन लगाते हो तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करेंगे विद आरसी सर्किट। आरसी सर्किट विद ऑल्टरनेटिंग करंट। आरसी सर्किट पहले भी पढ़ चुके हो, बट ये उससे अलग है थोड़ा। पहले जो पढ़ा था वो डीसी पे पढ़ा था आप लोगों ने, और अब जो आरसी पढ़ रहे हो वो ऑल्टरनेटिंग करंट्स के साथ पढ़ने जा रहे हो। तो आरसी सर्किट विथ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एसी। लॉजिक एंड कंसेप्ट वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो कुछ इस टाइप से है, देखो सर्किट हमारा कि एक अनचार्ज कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, अनचार्ज कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट कर रहे हो आप विद ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए ये सर्किल और उसके अंदर एक साइन वेव दिखाते हैं, ये इसका सिंबल दिखाते हो, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो ईएमएफ को फिलहाल हम यहाँ पर अपने हिसाब से ई नॉट, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी से डिनोट कर देते हैं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, कैपेसिटेंस हो गया कैपिटल सी। अब आपको इसको एनालाइज करके ये बताना है, मतलब कुछ चीजें पूछी जाएंगी, लाइक सर्किट में जो करंट आएगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, करंट इन दिस सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इस तरीके से और भी चीजें डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करेंगे विद करंट से। क्वेश्चन इज फाइंड करंट इन दिस सर्किट, फाइंड द करंट इन सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने के लिए लगाओगे आप वही किरचॉफ लूप लॉ, जो लूप इक्वेशंस थी वही फॉलो करेंगे यहाँ पर, और करंट इन द सर्किट वैसे ही सॉल्व करेंगे। पर थोड़ी मैथ होगी इसमें, आज पहले बता दें आपको, एक मैथ चलेगी आपकी, और स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रेडी रहिएगा उसके लिए, क्योंकि आपका आंसर चाहिए मेरे को। तो इसमें ना एक काम करो, लेट करंट एट सम टाइम, मान लें अगर करंट एट टाइम स्मॉल टी, करंट एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू स्मॉल आई। अब एक्चुअली इसमें हम डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, डायरेक्शन इसलिए दिखाते हैं, मतलब नॉर्मली हम क्या होता था करंट का डायरेक्शन दिखाते थे, बट इसमें हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन को इसलिए नहीं दिखाते कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, तो करंट कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऑल्टरनेटिंग होने की वजह से कभी करंट क्लॉकवाइज चल रहा होगा और कभी यही करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा होगा। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्शन को दिखाएंगे नहीं। डीसी में आप दिखाते थे क्योंकि वहां पर करंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, ऑल्टरनेटिंग में डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, इसलिए सर्किट्स में नॉर्मली उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अब इसकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, तो इक्वेशन हम नॉर्मल तरीके से ही बनाएंगे कि करंट एट टाइम टी इज इक्वल टू आई एंड करस्पॉन्डिंगली चार्ज इक्वल टू स्मॉल क्यू। ये मान लो चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू मान लीजिए इसमें। अब जो लूप इक्वेशन होती है उसके हिसाब से कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अगर निकालने को दिया जाए तो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल सी, सॉरी क्यू अपॉन कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। और अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई इंटू आर रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, प्लस आई इंटू आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। दैट मीन्स ये बराबर होना चाहिए आपका ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी से, ये इक्वेशन बननी चाहिए। और इसमें एक और कंसेप्ट आप लगाओगे कि करंट और चार्ज के बीच में, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट है और इंस्टेंटेनियस चार्ज ले रहे हो, तो आई और क्यू दोनों किसी मोमेंट पर है, टाइम टी के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन आता है। और वो रिलेशन ये कह सकते हो कि करंट आई इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाय डी टी। इस रिलेशन को यहाँ पर यूज करो, ठीक है, इस वाले रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि आंसर क्या बनेगा। तो उसके पहले एक काम ये करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करने पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्यू बाई सी में 1/c, और यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। डी क्यू बाई डी टी को रिप्लेस करोगे स्मॉल आई से,
तो dq बाई dt की जगह तो यहाँ पर स्मॉल आई बन जाएगा प्लस r, और ये di अपॉन dt, और राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म आएगी वो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये बेसिकली इक्वेशन बनेगी। अब ये ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, अगर आप देखो तो ये आई और टाइम के बीच की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आर इंटू डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई सी इक्वल टू ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मुझे नहीं पता कि आपने इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी है कि नहीं करी है पहले, बट मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। अगर आप मैथ के अंदर मेरे ख्याल से सॉल्व जरूर किया होगा आपने मैथ्स में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर लाइक कुछ ऐसा लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग ए इंटू वाई और कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है अभी या नहीं पढ़ा है अभी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेरी आगे की वर्किंग चलेगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है इस टाइप का तो कृष्णा पढ़ा है, अच्छा फॉर्म देख लो, मेरा फॉर्म देख लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इस टाइप की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहां पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर एक्स का टर्म होता है, मतलब ए एक्स होता है यहाँ पर और राइट साइड पर एफ एक्स होता है। तो इसमें क्या करते हैं सॉल्व? अच्छा दीपल कह रही है नहीं पढ़ा अभी, ओके अच्छा अम्बुज हो चुका है, दीपल के बैच में नहीं हुआ होगा इसका मतलब। एनीवे तो देखिए नहीं पढ़ा, अच्छा सोमिल ने भी नहीं पढ़ा है, अक्षित नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं जाने दो, नहीं पढ़ा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, उत्कर्ष कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ, दूसरा तरीका भी है, मैं उनको बता दे रहा हूँ फिलहाल, उनके लिए है जिन्होंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रखा है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप इसका सोल्यूशन मुझे बताओ क्या आ रहा है, आप ऐसे कोई भी मुझे एक व्हाट्सएप करके दे दो कि इसका क्या सोल्यूशन बनता है, ठीक है जी। प्रथम हुआ तो है लेकिन ये इक्वेशन नहीं हुई है मेरे ख्याल से यार, ये इक्वेशन एक बार आप देख लो। मैं फिर बोल रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हो जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता आराम से सॉल्व होता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है इस टाइम पर ना पढ़ा हो, कुछ टाइम बाद अब पढ़ोगे आप, सिलेबस कहाँ पर है उस पर डिपेंड करता है ना आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। अगर तुमने से किसी ने पढ़ रखा है तो देख लो इसका क्या आंसर बनेगा और मेरी भी हेल्प कर दो भाई, इसका ये आंसर बनेगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, उनके लिए दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका ये है, देखिए वहां पर थोड़ा सा आप क्या कहते हैं ना, इंट्यूटिव इंट्यूटिव सॉल्यूशंस होते हैं। इंट्यूटिव सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि जब आप, अंबर तो आप लोग कर सकते हो बच्चा, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप तो कर सकते हो, क्योंकि ये इसी टाइप का है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी आई बाई डी टी है, मतलब वाई की जगह पर आई लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर टी लिखा हुआ है, और फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे देखो, सेकंड मेथड भी है हमारे पास, कि क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पर, मतलब करंट वोल्टेज जो है, सॉरी ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है, तो ये हम लोग वैसे भी मतलब गेस करते हैं कि अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा तो बट नेचुरल सी बात है कि इससे जो करंट आएगी वो भी ऑल्टरनेटिंग आएगी। ये एक इंट्यूशन टाइप का कह सकते हो कि अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो नेचुरल सी बात है कि सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट ही होगा, यानी कि ऑसिलेटिंग करंट कह सकते हो। ऐसा करंट आएगा जो टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा हो। तो आप इसको गेस करो फिर, ठीक है। एक मैंने बता दिया, एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए अगर आपको तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहते हो तुम। अदरवाइज जो हम लोग कह रहे हैं वो देखिए कि आप इस क्वेश्चन में ये कह दो कि बिकॉज ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी ऑल्टरनेटिंग ही आएगी, और उस बेसिस पर हम करंट की एक्सप्रेशन को गेस करते हैं। तो सिंस ईएमएफ इज ऑल्टरनेटिंग, इट इम्प्लाइज करंट मस्ट बी ऑल्टरनेटिंग, यानी कि ऑसिलेटिंग करंट होना चाहिए यहाँ पर, करंट मस्ट बी ऑसिलेटिंग। और उस हिसाब से हम लोग करंट की इक्वेशन को ऑसिलेशन की इक्वेशन से कंपेयर करते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ करंट विल बी सम कांस्टेंट कैपिटल ए विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सम ए विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऑसिलेट करने की इक्वेशन जो होती है एसएचएम वाली इक्वेशन, एंड प्लस कुछ फेज डिफरेंस मानना पड़ेगा आपको वोल्टेज के साथ में इसका, क्योंकि करंट के साथ इसका कोई एक फेज डिफरेंस होगा। अब आपको इसमें ना कैपिटल ए सॉल्व करना है
और ये फाई नॉट सॉल्व करना है, ये दो वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। अगर वैसे चाहते हो, आप एग्जैक्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक इंट्यूशन टाइप की है कि क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेशन की इक्वेशन है, तो करंट में भी ऑसिलेशन की ही इक्वेशन आएगी। उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस उसका कुछ फेज डिफरेंस होगा, ये गेस कर लो आप। इसके बाद क्या करो, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पर आई को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो भी हमने इक्वेशन यहाँ पर गेस की है, इस इक्वेशन आई को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और इस इक्वेशन का डेरिवेटिव यानी कि डी आई बाई डी टी में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। तो क्या बन जाएगा, देखो आपका ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं इसको, आर, देखिए इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो आर डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी की जगह पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस आई बाई सी है। तो प्लस आई बाई सी मतलब ये ए बाई कैपिटल सी कैपेसिटेंस इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल टू, भाई ये कोई किसी के यहाँ से आवाज आ रही है भाई, आप अपने आप को तो म्यूट कर लीजिए, जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है ना, या तो आप म्यूट कर ले या तो इधर से म्यूट कर ले फिर। सो ये और राइट हैंड साइड पर ई नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन गई आपकी राइट साइड पर। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना होगा, रीअरेंज कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी काम चल जाएगा, बट रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट इंटू ये जो कॉस ओमेगा टी है, इसको आप कह सकते हो कि ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इक्वल टू, रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी ए अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस ए इंटू कैपिटल आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप नोट कर पाए उधर से। ठीक है, इस तरीके से आप भी लिखते रहो साथ में, ये रीअरेंज करने के बाद है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलस नहीं जानते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं जाता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आप इस टाइप की इक्वेशन पढ़ते होगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करते हो, और ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिखा जाता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस कुछ फाई मानते हो, एंड वहां पर जो फाई है दैट मीन्स की टेन फाई, उसको भी कुछ लिखते हैं हम लोग। अब क्या लिखते हैं आप ये बता दोगे मुझे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये तो पढ़ा होगा आपने कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। जिन लोगों ने डिफरेंशियल नहीं पढ़ा वो ये बताएं, वो इन्होंने ये तो पढ़ा होगा ना, ये इस टाइप की इक्वेशन तो पढ़ी होगी आपने कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को रिड्यूस कर सकते हो इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस फाई में, और वहां पर फाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं कि फाई क्या बनेगा वहां पर, तो टेन फाई यहाँ पर बनेगा। ये थोड़ा सा आप लोग बताएं, ऐसा ना हो कि कोई मैं ऐसा मेथड टच कर दूं जो वो भी नहीं पढ़ रखा है। नहीं सर, पढ़ा है ये तो किया है ना, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्रोच। यस सर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाओ। ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को थीटा मान लीजिए, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज थीटा, कैपिटल ए बाई ओमेगा सी को हम स्मॉल ए मान लेंगे, ए इंटू आर को आप स्मॉल बी मान लीजिए, फिर ये कॉस थीटा हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर इतना हो गया। यानी कुल मिलाकर के ये कहना होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट को यहाँ इस एक्सप्रेशन में अप्लाई कर दो, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, राइट हैंड साइड को जब रिड्यूस करेंगे तो ये इसी लॉजिक के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ध्यान से देखिएगा इसको, और प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए के हिसाब से बनेगा ए इंटू आर, ये बी है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए अपॉन ओमेगा सी। तो टेन इनवर्स ए इंटू आर डिवाइडेड बाय ए अपॉन ओमेगा इंटू सी, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से।
और लेफ्ट हैंड साइड ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब जब इन दोनों को रिड्यूस कर दिया और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा रखा है बीच में ना, इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वलिटी बिटवीन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, तो लेफ्ट साइड की हाईएस्ट वैल्यू और राइट साइड की हाईएस्ट वैल्यूज को बराबर होना पड़ेगा। इक्वल टू साइन लगा रखा और ये भी किसी जनरल टाइम के लिए है, किसी जनरल टाइम टी पर ये इक्वेशन लिखी गई है, तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर भी नहीं है, इट इज अ जनरल मोमेंट टाइम टी इक्वलिटी। अब आप इसके आगे प्रोसीड करो, लेफ्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट और राइट साइड की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें और इनको कंपेयर करके आप बताओ कि कैपिटल ए कितना बनेगा यहाँ से, कंपेयरिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द राइट साइड। कैपिटल ए की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके देखो क्या बनता है, और फिर साइन के आगे का जो फैक्टर है, मतलब कि ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन के आगे वाला फैक्टर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इधर की तरफ साइन के आगे वाला फैक्टर यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई नॉट प्लस ये पूरी चीज, इनको भी कंपेयर करना है आपको। और अब आप रिजल्ट बताओ मुझे क्या बनता है, इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर बनता है, आंसर दीजिए इसका। इतना इतना एटलीस्ट सभी ने कर रखा है कि क्या रिजल्ट बनना चाहिए। कंपेयरिंग लेफ्ट साइड विद द राइट साइड, क्या रिजल्ट बनेगा? तो जी, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा आएगा आपका, कैपिटल ए विच इज द मैक्सिमम करंट, कैपिटल ए का मतलब हुआ मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा आफ्टर कंपैरिजन वो आएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा इंटू सी स्क्वायर। ये बार कंपेयर कर लीजिएगा, ये बनेगा कंपेयरिंग द मैक्सिमम वैल्यूज। और कंपेयरिंग द टर्म आफ्टर साइन फंक्शन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई नॉट प्लस टेन इनवर्स ये वैल्यू। तो जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो उस कंपेरिजन से आपको ये मिलेगा पाई बाई 2 इक्वल टू पाई नॉट प्लस टेन इनवर्स ए इंटू आर, ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बेसिकली ये बनेगा ओमेगा सी इंटू आर। और यहाँ पर एक इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टी लगा सकते हो, फाई नॉट को उस तरफ ले जा करके आप इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टी लगा के देखिए क्या बनता है आंसर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन फाई नॉट की जो वैल्यू बनेगी, वैल्यू ऑफ टेन फाई नॉट विल बी 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। चेक करके मुझे बताओ क्या ये सही होगा या नहीं होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई, सही है या नहीं है? ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो सही लिखी है या नहीं लिखी है? जी, तो बस अब देखो क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम करंट सॉल्व हो गया और टेन फाई नॉट की वैल्यू सॉल्व हो गई। तो जो हम लोगों ने करंट की इक्वेशन को गेस किया था कि करंट की इक्वेशन कैपिटल ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, उसके अंदर से कैपिटल ए भी सॉल्व हो गया, वैल्यू ऑफ कैपिटल ए सॉल्व हो गई ई नॉट बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी स्क्वायर, और साथ में ये फाई नॉट भी सॉल्व हो गया विच इज टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी आर। दैट मीन्स कि करंट की इक्वेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। तो फाइनली अब करंट की इक्वेशन लिख लो आप लास्ट में, that current I equals to E naught by square root R square plus 1 by omega C square कैपिटल A की वैल्यू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वो फाई नॉट जिसको लिखोगे टेन इनवर्स ऑफ 1 by ओमेगा C इंटू आर। ये हो गया आरसी सर्किट के अंदर इक्वेशन ऑफ करंट करस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर ईएमएफ है तो उसके करस्पॉन्डिंगली ये इक्वेशन ऑफ करंट है। और जब करंट की इक्वेशन मिल जाएगी तो फिर मुझे सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। एक बार करंट सॉल्व कर लिया आपने तो चार्ज भी सॉल्व हो जाएगा, चार्ज यहां से सॉल्व कर लो आप। जब यहाँ पर आई की वैल्यू सॉल्व कर चुके, आई का एक्सप्रेशन डिराइव हो चुका है, तो आई की इक्वेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और उससे निकालो कि चार्ज का फंक्शन क्या बन रहा है, यहाँ से फंक्शन ऑफ क्यू क्या बनेगा वो यहाँ से निकल जाएगा आई को सब्स्टिट्यूट करके। वो पार्ट आपको खुद करना है, चार्ज अपने आप निकालिए कितना बनता है इसमें। ठीक है, तो ये इसके एक्चुअली इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक मेथड हमारा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है, दूसरा मेथड ये है ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाए, और एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो भी बता रहे हैं आपको, एक मेथड और है
तीसरा मेथड इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का है, वो कहलाता है हमारा फेजर मेथड, और ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। आई मीन बुक्स वगैरह में सारे क्वेश्चंस आप इसी से लिखोगे। फेजर मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फेजर मेथड क्या है उसको ध्यान से देखो। जो प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस को ध्यान से समझना है यहाँ पर कि मैं क्या कहने चाहता हूं यहाँ पर। करंट, देखिए ये तीनों चीजें सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब ईएमएफ, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं। तो ये बड़ा ऑब्वियस सा फैक्ट है कि जो करंट सोर्स से बाहर आएगी वही करंट कैपेसिटेंस में जाएगी और उतनी ही करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर भी जाएगी। तो करंट इन दिस कैपेसिटर, करंट इन दिस रेजिस्टर और करंट इन द सोर्स, तीनों किसी भी टाइम पर बराबर होने चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर वो वाला पॉइंट यूज करिएगा। लास्ट क्लास में आपसे ये कहा गया था कि जो कैपेसिटर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर और करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर में एक फेज डिफरेंस आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था कि इसके बीच में एक फेज डिफरेंस होता है, प्लस ये भी बताया गया था कि कौन सा फैक्टर लीड करता है और कौन सा फैक्टर लैग करता है उस केस में, अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें तो ये डिस्कशन देखो आप प्रीवियस क्लास का कि कैपेसिटर के केस में ये कहा गया था कि करंट हमेशा लीड करना चाहिए बाय द ईएमएफ, लीडिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री एंगल। इसको दूसरे सेंस में ये कहना है तुम्हें कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है, करंट उस वोल्टेज से 90 डिग्री ज्यादा फेज पर मिलेगा। मतलब ये दो पॉइंट्स देखो हमें यूज कर रहे हैं यार। दो पॉइंट्स आप कौन से यूज करोगे जरा ध्यान से देखना। फेजर मेथड में ना दो पॉइंट्स हमें यूज कर रहे हैं। एक तो ये फेज डिफरेंस कंसेप्ट, दूसरा आपको ये भी कंसेप्ट कहा गया था कि जब आप मैक्सिमम करंट को कंपेयर करते हो तो मैक्सिमम करंट के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस की जगह पर 1/ओमेगा c यूज किया जाता है। कंपेयरिंग द मैक्सिमम करंट में रेजिस्टेंस की जगह 1/ओमेगा c कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा गया था, प्लस करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। ये दो पॉइंट्स ध्यान दीजिए। अब स्टेटमेंट को सुनो। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि करंट की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये मैं करंट की इक्वेशन मानता हूं कि ये मेरी इक्वेशन ऑफ करंट है। अब आप सुनना ध्यान से, इस इक्वेशन के बाद वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन क्या लिखोगे। अगर करंट की ये इक्वेशन है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की जो इक्वेशन होगी, करंट की इक्वेशन को देखते हुए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, सुनिएगा इसको। पहला पॉइंट, अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप ओम्स लॉ का यूज करो। ओम्स लॉ का यूज करिए, दैट वोल्टेज इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस की प्लेस पर, रेजिस्टेंस की प्लेस पर आपको यूज करना पड़ेगा 1/ओमेगा c इन केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में जहां पर रेजिस्टेंस आना चाहिए उसकी जगह लिखा जाएगा 1/ओमेगा c। तो हम क्या करेंगे देखो, यहां पर इसको यूज करते हुए यहां पर क्या करेंगे देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द कैपेसिटर विच इज 1/ओमेगा c। फिलहाल इसको मैं एक्स सी से डिनोट कर देता हूं। सो ये लिखा जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी, मैक्सिमम करंट इंटू कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस, ये कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्टेज बनेगी, मैक्सिमम वोल्टेज। और एक चीज आपको माइंड में हमेशा रखना है कि ये सब ऑसिलेशन वाले इक्वेशंस आएंगी, ये सारी इक्वेशंस ऑसिलेशन यानी एसएचएम टाइप आएंगी। और एसएचएम टाइप यानी कि ऑसिलेटिंग इक्वेशंस का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप सबसे पहले उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखते हो, उसके बाद साइन का फंक्शन, फिर ओमेगा टी। अब यहां पर ये कंसेप्ट लगाओ, कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का फैक्टर बनेगा, इक्वेशन ऑफ करंट में अगर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का फैक्टर बन रहा है और वो 90 डिग्री लीड कर रहा वोल्टेज के साथ, तो फिर वोल्टेज की जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसी के आगे मैं माइनस पाई बाई टू का टर्म लगाऊंगा। ये जो माइनस पाई बाई टू लगा रहे हैं वो फिर से बता रहा हूं, करंट अगर लीड करेगा तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा इससे। तो जो भी आपका साइन फंक्शन के आगे या फिर कॉस फंक्शन के आगे जो भी आपने यहाँ पर टर्म लिखा है, ये बेसिकली पूरा टर्म आपके लिए कहलाता है, एसएचएम की लैंग्वेज में जाओगे तो फेज ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नाम देना चाहूं तो ये फेज ऑफ करंट कहलाएगा, फेज ऑफ करंट। और अगर करंट का जो फेज है वो लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज के फेज से, तो वोल्टेज वाली फेज में 90 डिग्री कम एंगल दिखाना पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इक्वेशन के बेसिस पर। अब रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे लिखेंगे वो देखिए। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस भी सिमिलर लॉजिक से सबसे पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वोल्टेज विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया इसका मैक्सिमम वोल्टेज। उसके बाद साइन का फंक्शन और उसके बाद फेज, साइन फंक्शन के बाद फेज आएगा, मतलब फेज का मतलब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसके अंदर कुछ प्लस माइनस करना है या नहीं करना है, तो ये आप रेजिस्टेंस वाले नोट से याद करो कि रेजिस्टेंस का जब डेरिवेशन किया गया था तो करंट और वोल्टेज के बीच क्या कोई फेज डिफरेंस था या फिर वो जीरो फेज डिफरेंस के एंगल पर थे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सिर्फ रेजिस्टेंस वाले सर्किट की, ओनली रेजिस्टेंस वाला केस, क्या रिजल्ट था वहां पर, कोई फेज डिफरेंस था उनके बीच में या फिर नहीं था। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिर से देखो आप नोट्स में, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस फेज डिफरेंस जीरो। तो यहां पर क्या करोगे, जो फेज ऑफ करंट है वही चीज रेजिस्टेंस के वोल्टेज का फेज होगी। मतलब अगर यहां ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है तो यहां पर भी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखा जाएगा। इसको कहेंगे कि ये फेज ऑफ वी आर है। प्रोसेस ध्यान से देख लेना आप कैसे लिखा जाता है, इन इक्वेशंस को लिखना कैसे होता है। सबसे पहले आप करंट की इक्वेशन लिखोगे और उस इक्वेशन के बेसिस पर सारे वोल्टेजेस लिख डालो आप। उस करंट की इक्वेशन के बेसिस पर अब सारे वोल्टेजेस। अब इसके बाद क्या करना है सुनिए, इसके बाद तो ये कहा जाएगा कि कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि ई के बराबर होगा। अब यहाँ पर जिस कंसेप्ट को हम लोग यूज करना चाहते हैं वो एक क्लास 11th में डिस्कस हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्लास 11th में एक टॉपिक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का। और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में जब इस टाइप के दो एसएचएम लिए जाते थे कि एक एसएचएम A1 साइन ओमेगा टी है और दूसरा एसएचएम A2 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई है, तो इनको ऐड करने का एक तरीका होता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री से होता है, x1 प्लस x2 निकालने का एक तरीका तो ट्रिग्नोमेट्री है, और एक तरीका हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था कि इसको वेक्टर के तरीके से भी किया जा सकता है। और उस डिस्कशन में ये कहा गया था कि अगर आप वेक्टर मेथड से इसका आंसर लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये आंसर वेक्टर मेथड से आए, तो उसके लिए फर्स्ट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है यानी कि A1, एक वेक्टर आप उसको प्लॉट करो A1 फर्स्ट वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है, और फिर दूसरे वाले एसएचएम का जो मैक्सिमम वैल्यू यानी A2 है वो प्लॉट करेंगे। लेकिन इस वेक्टर में और इस वेक्टर में इनके फेज का डिफरेंस लेना पड़ता है। जैसे ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो डिफरेंस फाई होगा, तो हमें A2 एक वेक्टर बनाएंगे A1 वेक्टर से फाई एंगल के ऊपर, और उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम वाला लॉ लगा करके रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। इसके बाद इनका रिजल्टेंट निकालते हो वेक्टर वाले मेथड से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर दो वेक्टर के रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई। उसके अलावा वेक्टर के ही मेथड में आपको यह भी बताया जाता है कि रिजल्टेंट और A1 वेक्टर के बीच अगर कुछ एंगल थीटा बने
तो इस एंगल को भी कैलकुलेट किया जाता है बी, इस वाले वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि a2 sin phi और डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। जिनको नहीं याद आ रहा हो वो वेक्टर चैप्टर एक बार दोबारा देखें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कि आप दो ऑसिलेटिंग फंक्शंस को वेक्टर के तरीके से ऐड कर सकते हो। तो हम यही वाला मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। ये जो फेजर मेथड है क्लास 11th का पार्ट था, बट यहां पर हल्का सा रिवाइज किया जस्ट, कि ये भी एक ऑसिलेशन है और ये भी एक ऑसिलेशन है। तो दो ऑसिलेशंस को ऐड करने का जो तरीका है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री है और एक वेक्टर है। तो वेक्टर वाले मेथड में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर वाले मेथड में इनको हम कैसे ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फेजर मेथड, सबसे पहले आप अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे। सबसे पहले जो VC है उसका फेजर बनाएंगे, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि फेजर का मतलब ये होता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक वेक्टर की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, मैक्सिमम वैल्यू को एक वेक्टर मान करके रिप्रेजेंट किया जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर प्लॉट करेंगे आई नॉट वी XC के बराबर। ये एक वेक्टर हो गया जिसकी वैल्यू है आई नॉट इंटू XC, और इसके आगे साइन वाला जो टर्म होता है वो इस वेक्टर का एंगल डिनोट करता है कि ये एंगल जो बनेगा वो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस पाई बाय 2 है। ये कहलाएगा आपका फेजर ऑफ VC, VC का फेजर है। उसके बाद VR का फेजर बनाना है, तो VR के फेजर के लिए क्या करोगे, आई नॉट इंटू आर का एक वेक्टर बनाओ, आई नॉट इंटू आर का वेक्टर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के एंगल पर। तो अगर इतना एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस पाई बाय 2 है, और मुझे अगला वाला फेजर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट पे बनाना है, मतलब इससे 90 डिग्री के ज्यादा एंगल पर, तो इससे 90 डिग्री के ज्यादा, मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल और ऐड करेंगे, और तब एक वेक्टर प्लॉट करोगे आप जिसकी वैल्यू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर होगी, और ये कहलाएगा फेजर ऑफ VR। ये इन दोनों का फेजर है। फिर से बोलो, फेजर ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज एंड द फेजर ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज। उसके बाद इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करें, इस मतलब इसके फेजर को और इसके फेजर को वेक्टर के हिसाब से ऐड करा जाए, यानी इन दोनों को वेक्टर रिजल्टेंट निकाला जाए। और जब इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इनका एक वेक्टर रिजल्टेंट बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो जो वेक्टर रिजल्टेंट बनेगा यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा EMF के फेजर को। फिर से सुनना, फेजर ऑफ VC प्लस फेजर ऑफ VR इज इक्वल टू फेजर ऑफ EMF। और फेजर के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अगर ये फेजर ऑफ EMF है तो फेजर का मतलब मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इसमें हम E0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें साइन ओमेगा टी है आगे, यानी कि ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ओमेगा टी के एंगल पर बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा ओमेगा टी। अब आप इस डायग्राम के बाद वर्किंग स्टार्ट करो। वेक्टर बन चुके, सब कुछ हो गया, ये 90 डिग्री के दो वेक्टर से। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाओ कि अगर इस आई नॉट XC वेक्टर का और आई नॉट आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर E0 है, तो रिजल्टेंट की थ्योरी के हिसाब से, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के कंसेप्ट के हिसाब से E0 की वैल्यू होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट इंटू XC स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट। और इससे जो आई नॉट की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट मीन्स कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू, वो हो जाएगी E0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और ये एग्जैक्टली सेम आंसर है, बिकॉज 1/ओमेगा c को ही XC कहा गया है। तो जो आंसर हमारा ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा था वही आंसर हमारा वेक्टर से आ रहा है। मतलब ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया जा रहा है तुम्हें, चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए चाहे कैलकुलस यूज करिए, बट कैलकुलस बहुत लेंदी होता है। तो स्टूडेंट्स दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो वो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे जैसे पीछे बताया आपको, या फिर आप उसकी जगह पर कंसेप्ट ऑफ वेक्टर यूज कर दो। प्लस अगर ये पूरा एंगल ओमेगा टी है, ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल ओमेगा टी ले रहे हैं हम लोग, तो आप मुझे खुद गेस करके बताओ, अपने अपने डायग्राम्स में खुद देख करके बताओ कि E0 और I0 XC वाले वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा,
एंगल बिटवीन ई नॉट एंड आई नॉट एक्स सी, ये एंगल कितना होगा, ये अपने आप जरा आप देखो ये कितना एंगल बनना चाहिए। अगर ये पूरा एंगल हमारा ओमेगा इंटू टी बन रहा है, ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस पाई बाई 2 बन रहा है, तो फिर एंगल बिटवीन दिस ई नॉट वेक्टर एंड आई नॉट एक्स सी वेक्टर कितना बनेगा, ये एंगल कैलकुलेट कर लें आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, निकालो जल्दी से कि ये एंगल कितना बनेगा। ठीक है, अब जो भी ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बनेगा पाई बाई 2 माइनस फाई नॉट का। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस फाई नॉट ये एंगल है, तो उसका tan लेते हैं। पाई बाई 2 माइनस फाई नॉट के इस एंगल का आप tan यूज करो, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस फाई नॉट इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल विल बी दिस परपेंडिकुलर लेंथ जो कि आई नॉट इंटू आर के बराबर है, अपॉन बेस लेंथ जो कि आई नॉट इंटू एक्स सी के बराबर है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan ऑफ फाई नॉट इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, और एक्स सी को रिप्लेस कर दो अगर, तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ये फिर से वही आंसर बन गया कि tan फाई नॉट इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर। तो देखिए ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको वेक्टर ज्यादा आसान लगता है या ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आसान लगती है। तो ये आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो वेक्टर से सॉल्व करना है वेक्टर से सॉल्व करो, और अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली कि मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सिंपल लगता है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई वेक्टर वेक्टर का चक्कर नहीं, इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगानी है। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे ये मेथड ज्यादा सिंपल और समझ में आता है, बिकॉज इसके अंदर वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। एक और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, एक एग्जांपल से और करके देखोगे तब इसको समझ पाओगे, बिकॉज इस पहले एग्जांपल में तो सारा टाइम इसको लर्निंग में ही चला गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आरएल सर्किट का लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आरएल सर्किट का लिखो आप। आरएल सर्किट में देखिए एक स्टेटमेंट में जो बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग नोट कर लेना है, मैं अपनी नोट मैं यहाँ लिखूंगा नहीं उसको। अभी क्या करना है देखो, आपको इसमें करंट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करंट की इक्वेशन को आप गेस कर लीजिए। गेस करने का मतलब ब्लाइंड गेस नहीं होता। लेट आई इक्वल टू, मुझे पता है कि ऑसिलेशन होने वाला है, एसएचएम होने वाला है, तो फिर इक्वेशन एसएचएम टाइप की ही बनेगी, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट बनेगा प्लस साइन ओमेगा टी। और बाकी कुछ बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि अगर सर्किट में इंडक्टेंस लगा दिया है आपने, तो वो करंट को हमेशा डिले करके लाएगा, और करंट के डिले होने का मतलब होता है कि करंट का जो फेज होगा, डिले ऑफ करंट का मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से करंट के ऑसिलेशन का फेज ईएमएफ के ऑसिलेशन के फेज से कम हो जाएगा, यानी कि ओमेगा टी माइनस फाई नॉट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये लॉजिकल पार्ट है कि माइनस लेना है या प्लस लेना है। तो इंडक्टेंस डिले के हिसाब से याद करिएगा, डिले करता है, करंट को लेट कर देता है, डिले होने की वजह से करंट में माइनस ऑफ फाई नॉट, फेज उसका नेगेटिव चला जाएगा। करंट को गेस कर लिया। अब आप वोल्टेजेस कैसे लिखोगे वो सुनना, इसके बाद वोल्टेजेस कैसे लिखेंगे। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ओम्स लॉ यूज करेंगे, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस किया, उसके बाद ऑसिलेशन वाला टर्म यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, मतलब जितना आपके करंट में है वो पूरा लिखिए, और प्लस माइनस कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के केसेस में करंट का फेज और वोल्टेज का फेज डिफरेंस नहीं होता उनमें कोई। लेकिन जब आप इंडक्टर का वोल्टेज लिखने जाओगे तो यहां पर क्या करेंगे, इंडक्टर का वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू के लिए ओम्स लॉ, मैक्सिमम वैल्यू तीनों ही एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आएगी, लेकिन उसमें एक चेंज है,
आप यहाँ आई नॉट के साथ जो रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे, इंडक्टर के केस में आई नॉट के साथ में जो रेजिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा वो इंडक्टर का रिएक्टेंस होगा। प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस किया गया था कि रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट यहाँ पर ओमेगा इंटू एल लेना पड़ेगा। तो आई नॉट के साथ यहाँ पर एक्सएल मल्टीप्लाई करो टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद करंट का जो ऑसिलेशन वाला फंक्शन है वो देखा जाए, साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। अब सुनना इसके आगे क्या करना चाहिए मुझे। तो हम लोग इंडक्टर का वोल्टेज लिख रहे हैं ना, और ये उस इंडक्टर की करंट है, ये करंट है इंडक्टर में और ये वोल्टेज है इंडक्टर का। दोनों में से किसका फेज ज्यादा होता है? इंडक्टर के केस में अगर बात करी जाए तो क्या करंट का फेज ज्यादा होता है या फिर वोल्टेज का फेज ज्यादा होता है? और ये हमेशा याद करना कि इंडक्टर में डिले होने का नेचर होता है, यानी करंट हमेशा स्लो चलती है, करंट स्लो होती है। तो करंट स्लो होने का मतलब कि करंट से आगे आगे चल रहा होगा वोल्टेज, यानी इंडक्टर का वोल्टेज करंट से लीड करता है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस पाई बाई 2। फिर समझ लो आप ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस की जगह पर रिएक्टेंस यूज कर लेंगे। उसके आगे जो भी हमारा करंट की इक्वेशन मैंने गेस की थी, इक्वेशन ऑफ करंट जो भी हमने इमेजिन किया हुआ है, उसमें या तो कुछ प्लस करना है या फिर कुछ माइनस करना है। वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है। रेजिस्टेंस में आपको प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडक्टर के वोल्टेज में प्लस पाई बाई 2 और कैपेसिटर के वोल्टेज में माइनस पाई बाई 2। और इसके बाद अब फेजर डायग्राम पे आते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनता है वो देखो। अगर हमें फेजर डायग्राम प्लॉट करना है यहाँ पर तो किस तरीके से फेजर डायग्राम बनेगा वो भी देखिए। ये मतलब पहले मैं फेजर मेथड से सॉल्व करता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और फेजर मेथड से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये स्कूल लेवल पर भी यही आता है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, वेक्टर प्लॉट करो आप। आई नॉट आर का एक वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर बनाओ आई नॉट आर का एट एंगल ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो एक वेक्टर प्लॉट करते हैं इसमें आई नॉट इंटू आर का ओमेगा टी माइनस फाई नॉट के एंगल पर। फिर एक और वेक्टर बनाओ आई नॉट एक्सएल का, दूसरा वेक्टर आई नॉट एक्सएल, और उसका एंगल होना चाहिए ओमेगा टी माइनस फाई नॉट प्लस पाई बाई 2, यानी इसमें पाई बाई 2 और ऐड कर देते हैं। तो ये एक और वेक्टर बन जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर्स प्लॉट करने के बाद इनके रिजल्टेंट आने पड़ेंगे, क्योंकि किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग वी आर प्लस वीएल जो होना चाहिए वो इक्वल टू द ईएमएफ आना चाहिए। ये हमेशा होल्ड करेगा। तो इनका रिजल्टेंट जब लाएंगे वो पैरेललोग्राम से ही लाओगे आप। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बनाया, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हम यहाँ पर दिखाएंगे इनके रिजल्टेंट को, ये हमारे लिए फेजर ऑफ ईएमएफ यानी कि ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ये कितने एंगल पर रिप्रेजेंट करेगा? तो ओमेगा टी के एंगल पर रिप्रेजेंट करेगा। अब वर्किंग पे आ जाओ। मेथड ये भी छोटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी मेथड नहीं है, बट अब क्या करना है आप देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, और ये बता दें ये दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, क्योंकि ये प्लस पाई बाई 2 था उसमें। तो अब लगा दो वेक्टर का कंसेप्ट। क्या बन जाएगा इसमें, ई नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई नॉट आर और आई नॉट एक्सएल के हिसाब से चले, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर है तो क्लियरली रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री एंगल, ई नॉट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट इंटू आर स्क्वायर एंड प्लस आई नॉट एक्सएल स्क्वायर। इससे आई नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट विल बी ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये इस सर्किट की मैक्सिमम करंट हुई। और फाई नॉट भी इसी डायग्राम से आ जाएगा। फाई नॉट भी हमारा इसी डायग्राम से बनेगा, अलग से डायग्राम नहीं चाहिए, फाई नॉट सेम डायग्राम से हो जाएगा आपका। सो फाई नॉट इससे देख लो, ये पूरा एंगल अगर ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस फाई नॉट है, तो ये एंगल क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का,
बिटवीन ई नॉट एंड आई नॉट आर वाला एंगल। तो ये एंगल बताने की जरूरत नहीं है, सबको दिख जाएगा, ये फाई नॉट है। और इसका tan यूज कर लो, tan ऑफ फाई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू आर। दैट मीन्स की एक्सएल बाई आर। ये इसका आंसर है। हो गया, आई नॉट सॉल्व कर लिया, फाई नॉट सॉल्व कर लिया, आई नॉट और फाई नॉट, दैट मीन्स की करंट सिंप्लीफाई हो गया, करंट सॉल्व हो गया। और जब करंट सॉल्व हो गया तो वोल्टेजेस भी सॉल्व हो गए। इतनी सी वर्किंग करनी होती है मुझे करंट सॉल्व करने के लिए। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में करंट निकालने का जो तरीका है, फेजर मेथड। अगर आप फेजर मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, विदाउट फेजर मेथड भी कर सकते हो आप। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते थे। उसमें उसमें क्या करना है आपको, वी आर प्लस वी एल बराबर ई। तो वी आर और वी एल की एक्सप्रेशन लिख लो, आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट प्लस आई नॉट एक्सएल। ये जो चीज है ना, साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट प्लस पाई बाई टू, बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉस में चला जाएगा। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, और इनका समेशन ई के बराबर है, यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये भी काम कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। और आइडेंटिटी यूज कर लो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट साइड की जो हुई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू राइट हैंड साइड पर ई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ई नॉट। तो इनको कंपेयर कर लो, सेम ही रिजल्ट आएगा। जो चीज आपको यहां से मिल रही है वही चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी मिलेगी। तो चाहे वेक्टर से सॉल्व करना चाहते हो वेक्टर से सॉल्व कर लो, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लो, क्योंकि यहां तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब इतनी वर्किंग तो करनी ही है आपको, ये तो कॉमन वर्किंग है दोनों मेथड्स में। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री इसलिए प्रेफर करता हूं कि जब यहां तक हम आ ही गए, यहां तक मुझे काम करना ही था, तो क्यों ना मैं उसके बाद एक स्टेप लिख करके अपना आंसर लाऊं, मैं इतने वेक्टर बनाऊं फिर रिजल्टेंट बनाऊं उनका। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं है कि आपको भी यही करना है। मैं इसलिए करता हूं कि जब यहां तक मैंने कर लिया तो फिर एक स्टेप लिख करके मैक्सिमम निकालने में कितना टाइम लगेगा मुझे। और फाइंड आउट भी निकाल सकता हूं मैं यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री वाली अप्रोच से भी फाइंड आउट आ जाएगा। कैसे, ये इक्वेशन किसी भी टाइम टी पर होल्ड करेगी, ये इक्वेशन होल्ड करेगी किसी भी टाइम टी पर। तो फाइंड आउट निकालने के लिए जस्ट आप एक काम कर दे, इस इक्वेशन में टाइम टी को जीरो रख दे, जस्ट पुट कर दे टाइम टी इक्वल टू जीरो। टाइम टी जीरो रखने पर राइट साइड तो जीरो हो गया, टाइम टी जीरो रखा तो राइट साइड जीरो हो गया। वेरीफाई कर लो, टाइम टी जीरो रखने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी आई नॉट आर, यहाँ टाइम जीरो हो गया, साइन ऑफ माइनस फाई नॉट तो नेगेटिव आ गया, और साइन फाई नॉट। यहाँ पर भी अगर टाइम टी को जीरो रखते हैं तो आई नॉट एक्सएल कॉस ऑफ माइनस फाई नॉट, यानी कि आई नॉट एक्सएल कॉस फाई नॉट, और राइट साइड जीरो। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो tan फाई नॉट की वैल्यू यहां से बनेगी एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। तो मेथड डिसाइड कर लो तुम लोग भाई कि कौन सा करना है आपको, कि वेक्टर मेथड ज्यादा ठीक लग रहा है या फिर ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा ठीक लग रही है। दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, दोनों से ही सेम आंसर्स आएंगे, अलग अलग आंसर्स नहीं आएंगे इसमें। सात्विक जी, डिराइव ही करना होगा एक्चुअल में, रिजल्ट्स अल्टरनेटिंग करंट्स में याद नहीं करने हैं मेरे को। और अगर रिजल्ट याद करना भी है तो वो एक फाइनल रिजल्ट आपको बता देंगे क्या याद करना है। बट जेई ओरिएंटेड अगर आप बात करोगे तो रिजल्ट की लर्निंग से कोई फायदा होता नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होता उसका, मेथड को ही समझना पड़ता है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, फेजर मेथड किस तरीके से और ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से काम करती है। तो एक और एग्जांपल देखो आप, हमने आरसी सर्किट लिया, आरएल सर्किट लिया। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं करने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे एग्जांपल ले लें यार, एक एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यूज पे लेके देखो। सपोज दैट यहाँ पर जो ईएमएफ है उसका एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा लिया जा रहा है, ईएमएफ इज 300 साइन ऑफ 100 पाई टी
ये एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ है, 300 साइन 100 पाई टी। ठीक है जी, वैल्यू मिल गई इसकी। कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है यहाँ पर आपको 2, इसको एक मिनट को सोचने दो जरा, 50 है ना यहाँ पर, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 200 है लीजिए, ठीक है ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू 200 है। टू 200 माइक्रोफेरेड। और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है यहाँ पर आपको, मान लो 3 ओम की। चलो सबसे पहले आपसे बताया जाए कि फाइंड द मैक्सिमम करंट कितना होगा इसमें। तो अगर न्यूमेरिकल करने की बात करते हो आप, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। न्यूमेरिकल अगर करना चाहते हो तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। अभी जैसे किसी ने पूछा था कि या तो आप ये रिजल्ट याद रखो, या तो ये रिजल्ट याद रख लो कि मैक्सिमम करंट ई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c² होता है। ठीक है, ये याद कर ले, या फिर इसको इसी प्रोसेस से डिराइव कर ले। तो फिलहाल तो मैं, क्योंकि अभी भी डिराइव किया है तो मैं फिर से तो डिराइव नहीं करूंगा, तो मैं मैक्सिमम करंट को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रख करके दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम करंट न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे होगा। सो ई नॉट की जगह रखा जाएगा आपका 300 वैल्यू, स्क्वायर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा। ओमेगा यहां से होगा ये ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा की वैल्यू हुई 100 पाई, तो 100 पाई ओमेगा की वैल्यू। और कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेरेड है तो उसको कन्वर्ट कर लेना 10⁻⁻6 लगा करके फेरेड्स में। तो सेम एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। और सेकंड पार्ट आपसे कह रहे हैं फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड द ईएमएफ, करंट और ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस, यानी कि फाई नॉट पूछा जा रहा है आपसे, फाई नॉट। तो इसके लिए ये रिजल्ट लगा दो, tan फाई नॉट इज 1/ω/CR। ये रिजल्ट एक्चुअली याद हो जाएंगे, तुम्हें याद करना नहीं है, ये अभी इतनी प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे ही याद हो जाते हैं कि tan फाई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan ऑफ फाई नॉट इक्वल्स टू 1/ω/C इंटू आर, इक्वल टू, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर करते चले जाइए। ओमेगा की जगह 100 पाई, कैपेसिटेंस, यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, और रेजिस्टेंस। अब वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से पता करेंगे कि फाई नॉट की क्या वैल्यू बनेगी। चलिए मान लो एलसीआर सर्किट आपको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं या सिंबल है, पहले आप लोग मुझे बताओ किसमें ज्यादा सही लगता है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ठीक लगता है या सिंबल्स में ठीक लग रहा है? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सिंबल। नहीं हाँ सॉरी, सर दोनों का एक एक एग्जांपल करा दें। दोनों का दोनों ही सही लगता है। चलिए नहीं, फिर इसमें कैलकुलेशन चाहिए होगी ना, इसमें एक्चुअली क्या होगा कि आप कैलकुलेटर लेके बैठो फिर। चलिए अच्छा, दोनों का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। पहले एलसीआर सर्किट पे आओ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे यार, स्पीड कैसे बढ़ाएंगे आप सुनना, क्योंकि अभी मैं सीरीज में कर रहा हूँ, फिर अभी पैरेलल में चलना है मुझे, और मिक्स कॉम्बिनेशंस में चलना है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पर, देखो अब हम थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट कम करेंगे, क्योंकि हम ग्रेजुअली लर्निंग करते जाएंगे और स्टेप्स रिड्यूस करते जाएंगे अपने। तो एक स्टेप सबसे पहले करंट की, ये आपका पहला स्टेप होता है कि आप सर्किट में करंट की इक्वेशन को आई नॉट यानी कि मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब आपको ये पता लगाना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है इसमें। देखिए, तो इंडक्टेंस की वजह से करंट डिले होता है, लेकिन कैपेसिटेंस की वजह से करंट आगे हो जाता है, मतलब इसकी वजह से करंट लीड करता है और इसकी वजह से करंट लैग करता है, दोनों चीजें हैं इसमें। तो एक की वजह से करंट डिले होना चाहती है और एक की वजह से करंट ईएमएफ से आगे होना चाहती है। तो अभी हमको जब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है ना, तो मुझे ये मालूम नहीं चलता कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, तो हम किसी एक को ज्यादा मानेंगे। इमेजिन करेंगे कि
किसी एक का रिएक्टेंस ज्यादा है, या तो आप ये मान लो कि कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस ज्यादा है और उस हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन मानो, या फिर आप ये मान लो कि इंडक्टेंस के रिएक्टेंस ज्यादा है और उस हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन मान लो। और इक्वेशन क्या मानेंगे? अगर हम ये मानते हैं कि कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस ज्यादा है तो फिर कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस करना होगा, और अगर आप ये मानते हो कि इंडक्टेंस का रिएक्टेंस ज्यादा है तो फिर यहाँ माइनस करना होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस इंडक्टेंस के रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर प्लस फाई नॉट लिखूंगा। मतलब मैंने यहाँ पर इनडायरेक्टली ये एज्यूम किया है कि कैपेसिटेंस यानी एक्ससी की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सएल, ये मान के सॉल्व कर रहा हूं। आप अपोजिट मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लेस मान सकते हो, लेकिन लेस मानोगे तो यहाँ माइनस कर देना फिर। अब क्या करेंगे देखो, अब मैं और कुछ लिखूंगा नहीं, जब काफी देर से लिखते चले जा रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्ट फेजर पे आ रहा हूं। अब आप डायरेक्ट फेजर पे आएंगे और कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले ये बताओ कि जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या बनेगी। ऐसे करिएगा, एक एक करके चलना है। रेजिस्टेंस के वोल्टेज की हाईएस्ट वैल्यू, तो वो उसके लिए ओम्स लॉ को रिकॉल करो। यहाँ का मैक्सिमम वोल्टेज करने के लिए मैक्सिमम करंट को रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दीजिए, और जैसे ही आप मैक्सिमम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक वेक्टर बनाओ आप आई नॉट इंटू आर का। ये वेक्टर कितने एंगल पर होगा? चलिए, ये वेक्टर कितने एंगल पर होगा हॉरिजॉन्टल से? तो इसके लिए आप ये पता लगाओ कि रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज बनता है और सर्किट की जो करंट होती है, इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं चाहिए, कोई फेज डिफरेंस नहीं चाहिए। तो जिस एंगल पर ये है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, उतने ही एंगल पर ये वेक्टर है, यानी दिस वेक्टर इज एट ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब आते हैं कैपेसिटर के ऊपर। तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज, कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्टेज आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस की जगह पर इसके लिए एक्ससी यूज करेंगे, एक्ससी। तो आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्ससी, ये एक वेक्टर आएगा। लेकिन कैपेसिटर का जो वोल्टेज बनेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट, इनके बीच 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। दैट मींस कैपेसिटर के वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के आगे या तो प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए या माइनस पाई बाय 2 होना चाहिए। अब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर में क्या चीज लीड करती है और क्या चीज लैग करती है, मतलब आगे क्या क्या, आगे 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 कौन चलता है और पीछे पीछे कौन चलता है। तो इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, करंट हमेशा लीडिंग पोजीशन पे होती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है और ये लीड कर रहा है, मतलब इसका फेज ज्यादा है, तो इससे 90 डिग्री कम कर देंगे, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस पाई बाय 2। तो ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, इसमें माइनस पाई बाय 2 यानी रिवर्स आओ, इससे पाई बाय 2 नीचे आ जाओ। अब इससे वापस पाई बाय 2 नीचे की तरफ आइए, माइनस मतलब नीचे की तरफ, और फिर यहां पर एक वेक्टर बनाओ जिसको कह दो आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्ससी है ये। अब आइए इंडक्टर के ऊपर। इसके लिए जो वेक्टर बनेगा वो आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल बनेगा। और इंडक्टर में करंट लैग करता है, पीछे होता है, और वोल्टेज आगे चलता है। तो इंडक्टर के वोल्टेज का जो फेजर बनेगा, इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर यानी कि वेक्टर, वो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट और प्लस पाई बाय 2 पर बनाओगे, यानी इससे पाई बाय 2 और इस तरफ जाना होगा, मुझे इसमें पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो जब पाई बाय 2 आप ऐड करोगे उसके अंदर इस तरफ जाकर के, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट वेक्टर बनेगा, यानी इस तरफ एक वेक्टर बनेगा, और ये वेक्टर लिखा जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल। अब इन दोनों वेक्टर में से बड़ा वेक्टर कौन बनेगा, तो वो आपके यहाँ वाले एजम्पशन पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने ये माना है कि एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी है, यानी कि आई नॉट एक्ससी वाला वेक्टर बड़ा वेक्टर है और आई नॉट एक्सएल वाला वेक्टर छोटा वेक्टर है। तो जब डायग्राम बना लिया आपने, इसके बाद क्या करना होगा,
इन तीनों का रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, और वो रिजल्टेंट निकलेगा कैसे बता रहा हूं इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, थ्री वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिसमें दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे लाओगे? देखो, पहले इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लाएंगे जो अपोजिट साइड पर है और उसमें इधर बड़ा वेक्टर है, तो फिर इनका रिजल्टेंट इसी साइड पर आएगा, और ये रिजल्टेंट जो इस तरफ आएगा ये होगा आई नॉट एक्स सी माइनस एक्सएल, आई नॉट एक्स सी माइनस एक्सएल, ये रिजल्टेंट होगा इनका। और इन दोनों का रिजल्टेंट लाने के बाद फिर उस मतलब आई नॉट एक्सएल और आई नॉट एक्स सी का जो रिजल्टेंट आ गया, इसका और आई नॉट इंटू आर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से लाओ। थ्री वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे लाएंगे, पहले दो का रिजल्टेंट ले आते, उसके बाद तीसरे वाले से रिजल्टेंट कर देंगे उनका, तो उसके बाद एक नया रिजल्टेंट तीसरे वाले का आएगा। अब डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ वेक्टर जितने ज्यादा होते जाएंगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब ये वेक्टर कौन सा होगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, मैं एक बार वर्किंग को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले करंट की इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप करंट की इक्वेशन, उसके बाद जितने एलिमेंट सर्किट के अंदर लगा रखे हैं हम लोगों ने उन सब के वोल्टेजेस का वेक्टर, इसकी वोल्टेज का वेक्टर, कैपेसिटर के वोल्टेज का वेक्टर, इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर, उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां पर आई नॉट इंटू आर, यहां पर आई नॉट इंटू एक्स सी, और यहां पर आई नॉट इंटू एक्सएल, तीन वेक्टर बनाने हैं। वो वेक्टर किन किन डायरेक्शंस में बनाने हैं? तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज का वेक्टर करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए, कैपेसिटर के वोल्टेज का वेक्टर करंट से 90 डिग्री नीचे होना चाहिए, और इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होना चाहिए। और उसके बाद इसके वोल्टेज का वेक्टर, इसके वोल्टेज का वेक्टर, इसके वोल्टेज का वेक्टर, तीनों के वोल्टेजेस का जो वेक्टर बनाया गया है उन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल करके ई नॉट से कंपेयर कर दीजिए, यानी रिजल्टेंट वैल्यू इज ई नॉट। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखो हम लोग वेक्टर मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसका ये मतलब ना निकाल देना कि वोल्टेज एक वेक्टर क्वांटिटी है। वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कि वेक्टर को मान करके आंसर ला रहे हो आप। मतलब आप ये मत समझ लेना कि इसके वोल्टेज में कुछ डायरेक्शन है। करंट और वोल्टेज स्केलर थे, स्केलर है और स्केलर ही रहेंगे आगे। ये सिर्फ एक सॉल्व करने का तरीका है। अब तो इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज को वेक्टर मान करके उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमारा ई नॉट का वेक्टर बनेगा। और अगर वो ई नॉट का वेक्टर बन रहा है तो वो वेक्टर ओमेगा टी एंगल पर होना चाहिए, यानी कि ये जो ई नॉट वाला वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगा ये ओमेगा इंटू टी होना चाहिए, यहां पर एंगल ओमेगा इंटू टी बनना चाहिए। अब आप आंसर लो क्या होगा, लगाओ रिजल्टेंट, क्या लिखना चाहिए मुझे इस ई नॉट की वैल्यू? ये ई नॉट रिजल्टेंट है आई नॉट आर का और आई नॉट एक्स सी माइनस एक्सएल का, और वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। तो फिर रिजल्टेंट के हिसाब से ये हो गया आई नॉट इंटू आर होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस एक्सएल इसका स्क्वायर, और यहां से हम आई नॉट सॉल्व कर लेंगे कि क्या वैल्यू बनेगी। सो आई नॉट विल बी ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। और फाई नॉट भी इन्हीं डायग्राम्स में ढूंढना पड़ेगा आपको। अब ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट देखो ये पूरा एंगल, मतलब ये जो आई नॉट आर है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका जो एंगल बन रहा है आई नॉट आर वाले वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ये बन रहा है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये जो ई नॉट वाला वेक्टर देख रहे हो ये ओमेगा टी एंगल पर है, तो इनके बीच में फाई नॉट एंगल बन जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर ई नॉट और आई नॉट आर के बीच में, ये एंगल फाई नॉट हो जाएगा।
तो tan phi नॉट जब निकालोगे, tan phi नॉट इस डायग्राम के हिसाब से, तो ये बनेगा ये वाली लेंथ जो कि आई नॉट एक्ससी माइनस एक्सएल है, डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ यानी कि आई नॉट इंटू आर। नो आई नॉट कैंसिल, और tan phi नॉट इज एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, ये रिजल्ट हो गया। और मेन हमको यही दो चीजें सॉल्व करनी होती हैं, आई नॉट सॉल्व करना होता है और फाई नॉट सॉल्व करना होता है, बाकी उसके बाद तो करंट की इक्वेशन रेडी है, पहले से तैयार है। तो ये फेजर मेथड्स को ट्राई करना है, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बट उसकी प्रैक्टिस अब ज्यादा इसलिए नहीं करवाना चाहता मैं, क्योंकि आप जिस भी बुक को फॉलो करोगे वो सब लोग फेजर मेथड बनाते हैं, या फिर कुछ लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से भी सॉल्व करते हैं, वो भी एक तरीका है। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। कॉम्प्लेक्स नंबर अप्रोच में भी इनको सॉल्व किया जाता है, बट वो नाम से ही कॉम्प्लेक्स है तो उस मेथड को इसीलिए नहीं टच करना चाह रहे हैं अभी, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में ही नहीं है समझ में आता, तो फिजिक्स में कहां से समझ में आएगी आपको। ये हो गया सीरीज एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल, इसके थ्रू। अब अगर किसी ने पूछा था कि सर रिजल्ट याद करना है कि नहीं करना है, तो आप याद कर लो, ठीक है। आप रिजल्ट याद करना है तो आप यही याद करो, आप एक एक करके नहीं याद करिए, आपको रिजल्ट याद करना है तो ये रिजल्ट याद रखो, मतलब इसी को मेन रिजल्ट कह दीजिए। अगर याद ही रखना है ना तो फिर इसी को याद रखिए और किसी को नहीं याद करिए, इसके अलावा और कोई रिजल्ट याद करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि इससे आप सब कुछ कर सकते हो, इस रिजल्ट से सारे सर्किट सॉल्व किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हो, सारे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, अगर आप लर्न करना चाहते हो, और लर्न हो ही जाएगा, वो करना चाहते हो नहीं, आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, और tan फाई नॉट एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। बस, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला याद करना ही है तो सिर्फ ये दो याद करिए, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे तुम्हारे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो डेरिवेशंस किया था हम लोगों ने, बट अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो वहां डेरिवेशन तो मांगते नहीं हमसे, वो ये तो कहते नहीं कि डिराइव करके दो हमें, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि सॉल्व करके आंसर बता दो भाई। जेई के पेपर में बैठोगे तो आपको आंसर पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, देखो, फॉर न्यूमेरिकल्स लेट्स से आपके पास आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल आ गया, ऑल ऑफ सडन आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो आरएल सर्किट का है, और यहां पर जो वोल्टेज है वो आपको दिया जा रहा है 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस के बारे में कहा गया कि ये 3 ओम है, और एक्सएल की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, एक्सएल की डायरेक्ट वैल्यू दी जा रही है 4 ओम। कितना करंट जाएगा इसमें, करंट सॉल्व करना है, फाइंड करंट। तो हम कह रहे हैं कि आप यही सॉल्व करो ना, इसके अंदर क्या चीज गायब है, ये जनरलाइज है, ये तब है जब आर कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों लगे हैं, इसमें इसमें कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो जब आपका कैपेसिटेंस नहीं है तो आप सेम फॉर्मूले यूज करिए, जस्ट क्या कर दीजिएगा, एक्स सी इक्वल टू 0 कर दो आप। अगर आप फॉर्मूले वाली वर्किंग चाहते हो तो इन दो फॉर्मूलों को हमेशा यूज करते रहो। सर्किट में जो एलिमेंट मिसिंग होगा उसका रिएक्टेंस 0 कर दीजिए, एक्स सी 0 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। यानी कि आई नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी जाएगी तो करंट की वैल्यू लिखी जाएगी, वोल्टेज हो गया 200 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस एक्स सी 0 माइनस एक्सएल 4, दैट्स ऑल। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा करंट, 200 बाय इतना करोगे तो ये मेरे ख्याल से 40 एम्पियर। अब ये मैक्सिमम करंट है कि आरएमएस करंट है, ये बताओ। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है जस्ट 200, इक्वेशन नहीं है यहाँ पर कोई, सिर्फ 200 वोल्ट लिख दिया इन्होंने, तो ये आरएमएस वोल्टेज हो गया या फिर मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। देखिए, जब आपको इक्वेशन लिखी जाएगी
तो मैक्सिमम हुआ। अगर बिना इक्वेशन के सिर्फ वैल्यू है, तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर आपको वैल्यू दी जा रही है कि 200 वोल्ट का है तो वैल्यू हमेशा आरएमएस की दी जाएगी। यानी कि ये जो 40 एम्पियर है ये आरएमएस करंट निकाला है आपने। तो अगर कोई पूछे कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा, यानी कि ये आई नॉट नहीं है, ये एक्चुअल में आई आरएमएस हुआ, मैक्सिमम करंट कितना होगा इस क्वेश्चन में, तो आप याद करो ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के केस में आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में √2 का फैक्टर आता है। तो अगर ये आरएमएस करंट है तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए 40 में √2 को मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू √2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और यहां पर अगर फेज डिफरेंस पूछे तो फाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो tan फाई नॉट भी आप उसी फॉर्मूले से निकालो। tan फाई नॉट की वैल्यू ऊपर XC 0 माइनस XL की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 3, तो tan फाई नॉट माइनस 4/3 हुआ, यानी कि फाई नॉट की जो वैल्यू बनेगी वो -53 डिग्री। फिजिकल मतलब माइनस में आने का, फाई नॉट के माइनस में आने का फिजिकल मतलब। जो डेरिवेशन किया गया था उसमें यहाँ पर प्लस फाई नॉट था, तो अगर हमारे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बन रही है, फाई की वैल्यू माइनस में चल रही है, -53, तो इसका मतलब ईएमएफ में और करंट में लीडिंग और लैगिंग कौन होंगे। अगर यहाँ पर माइनस आंसर आ रहा है तो आप खुद बताओ, ईएमएफ लीड करता हुआ बोलोगे या फिर करंट को लीड करता हुआ बोलोगे, जबकि यहाँ ओमेगा टी और -53 डिग्री का टर्म आ रहा है यहाँ पर। तो क्या मतलब हुआ इस माइनस का, कौन लीड कर रहा है इस केस में। माइनस का मतलब कह देना कि ईएमएफ लीड कर रहा है, यानी कि ईएमएफ लीडिंग वोल्टेज है, लीडिंग है, करंट लैग कर रहा है, और वो एक्सपेक्टेड भी था। इंडक्टर जहां पर भी होगा करंट लैग कर जाएगा, नेचर है उसका इंडक्टर का। माइनस मतलब करंट इज लैगिंग। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं फिर बोल दूं, अगर आप न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्टेड हो कि न्यूमेरिकल कैसे होंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशंस नहीं चाहिए होते मेरे को। न्यूमेरिकल करने के लिए ये दो रिजल्ट बहुत है, सफिशियंट है। +2 के लेवल पर तो सफिशियंट है वैसे भी, ठीक है जी, +2 लेवल पर सफिशियंट होंगे। कैसा भी सर्किट हो आप सॉल्व कर सकते हो, आरसी हो, मान लो इवन एलसी भी है ना, अगर मान लो सिर्फ एल और सी लगे, रेजिस्टेंस ही नहीं है वहां पर, सर्किट में रेजिस्टेंस भी नहीं है, चलिए मान लेते हैं 200 वोल्ट ये है। एक्सएल की वैल्यू, मैं इंटेंशनली एक्सएल की वैल्यू को 6 ओम मानता हूं और एक्ससी की वैल्यू को यहाँ पर 4 ओम मान लेता हूं, सपोज कर रैंडमली है। तो सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन में, आई आई कितना आएगा बताओ। लेकिन ये आरएमएस हुआ, फिर मैं फिर बोल रहा हूं, तो आपको आई आरएमएस मिलेगा। अब आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा आई आरएमएस की वैल्यू। सिर्फ इस फॉर्मूले को देखो, ऊपर रखो 200, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, क्योंकि आर नहीं है यहाँ पर, प्लस XC 4 माइनस XL 6 स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लीजिएगा आई आरएमएस कितना आएगा। और tan फाई नॉट भी इसी से निकाल लो न्यूमेरिकल करने में। tan फाई नॉट XC माइनस XL बाई आर है, तो XC 4 माइनस XL और R 0, कितना बोलोगे फाई नॉट क्या हुआ यहाँ पर, क्या बनेगा फाई नॉट की वैल्यू बताएंगे आप, फाई नॉट क्या बनेगा इस क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर में 0 है, लेकिन एक बात ध्यान, न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू है, न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये +π/2 होगा या -π/2 होगा। π/2 तो होगा क्योंकि इन्फिनिटी हो रहा है ना, tan थीटा इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस साइन चल रहा है आपका, इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू -90 डिग्री है। इसका मतलब करंट लीड करेगा कि लैग करेगा। अगर पूछा जाए कि इन दिस सर्किट करंट इज लीडिंग और लैगिंग, आंसर क्या लिखना चाहिए मुझे, वेदर करंट इज लीडिंग और लैगिंग, जबकि फाई नॉट माइनस में चल रहा है। ठीक है जी अक्षय, ठीक है, यानी कि करंट लैग करेगा, और वो इसलिए लैग करेगा, इसलिए लैग करेगा क्योंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस कैपेसिटर के रिएक्टेंस से ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। रिएक्टेंस ज्यादा होने का मतलब इसकी रिएक्शन ज्यादा है, और इसका रिएक्शन करंट को डिले करने का होता है। यही अगर आप वैल्यूज बदल दो,
इसको 6 कर दो और इसको 4 कर दो, जस्ट एक बार सोच के देखो, 6 और 4 इंटरचेंज कर दो, मतलब कैपेसिटेंस के पास ज्यादा रिएक्टेंस आ जाए, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, करंट में फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहां पर बदल जाएगा। अगर मैं 4 और 6 को इंटरचेंज कर दूं, 6 माइनस 4 कर दूं, तो ये -90 की बजाय +90 हो जाएगा। तो कैपेसिटर के रिएक्टेंस ज्यादा है तो फाई नॉट पॉजिटिव आंसर आएगा, इंडक्टर के रिएक्टेंस ज्यादा है तो फाई नॉट नेगेटिव आंसर बनेगा आपका, इसको ध्यान देना है। तो इस तरीके से ना, मैं 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, मैं और ले सकता हूं, आप मैं चाहूं तो आरसी का एग्जांपल ले सकता हूं, आरसी, आरएल, एक्सएल, तीनों ले सकते हो एग्जांपल में आप, तीनों का भी एग्जांपल चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर आप चाहते हो तो तीनों का एग्जांपल ले लो। अब इस एग्जांपल के हिसाब से ना मैं करके पूरा सॉल्व कर देता हूँ, पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। इस बार मैं ईएमएफ की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इस बार ईएमएफ की इक्वेशन है 250 इंटू साइन ऑफ 50 इंटू टी, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आएगी, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन का टाइम अभी बचाना चाहता हूँ, तो मैं ना एक रेजिस्टेंस वगैरह की डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ तुम्हें, एक्चुअल में तुम्हें ओमेगा इंटू एल करके निकालना पड़ेगा, बट वो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह सब प्रोवाइड कर देता हूँ आपको कि क्या आंसर बनेगा। तो चलिए, कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस वो 3 ओम है, इंडक्टर का रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल 7 ओम है, और रेजिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 5 ओम है। करंट क्या करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे वो सुनो, इक्वेशन ऑफ करंट क्या लिखोगे इस सर्किट में, इक्वेशन ऑफ करंट क्या बनेगी वो क्वेश्चन है, मतलब आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले ना आप मैक्सिमम करंट निकालो कितना होगा, दो चीजें निकालो कि मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो उसके लिए 250 अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी और एक्सएल का डिफरेंस, ठीक है, ये 7 ओम है, ये 3 ओम है। एक काम करता हूँ, सुनो विनायक, एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप रेजिस्टेंस को 3 ओम ले लो, चलो रेजिस्टेंस को 3 ओम कर दो, तो सिंपल हो जाएगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट इंटीजर में आंसर आ जाएगी ना, 3 स्क्वायर और एक्ससी और एक्सएल का डिफरेंस, मतलब 3 ओम और 7 ओम का डिफरेंस, तो इससे थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल का, ठीक है, यानी ये आ जाएगा 50 एम्पियर। फाई नॉट क्या लिखेंगे, फाई नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan फाई नॉट क्या लिखेंगे, तो tan फाई नॉट हमने कहा ना कि एक ही रिजल्ट हमने याद रखा हुआ है, एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर, तो एक्ससी हो गया 3 माइनस एक्सएल 7 अपॉन आर, यानी फिर से आपके पास जो आंसर बनेगा वो -53 डिग्री। नहीं जी सूरज, ये मैक्सिमम ही है, बिकॉज जब इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन के आगे मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा, इक्वेशन के आगे की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर सिर्फ वैल्यू लिखी है, इक्वेशन नहीं लिखी है, तो इसका मतलब आरएमएस है, लेकिन जब पूरी इक्वेशन लिख दी तो फिर ये मैक्सिमम हो चुका है, अभी आरएमएस नहीं है। अब आंसर क्या लिखेंगे, करंट का आंसर बता दो, लास्ट बस हो गया, मैक्सिमम निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो अब आप करंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, देखो मैक्सिमम वैल्यू 50 इंटू साइन ये वाला टर्म 50 इंटू टी वाला टर्म, और अब जो फाई नॉट निकाला है वो रख दो आप -53 डिग्री, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ करंट। तो डिराइव करते वक्त हम लोग को लगता है कि बड़ा लेंदी मेथड है, डिराइव करते वक्त लगता है कि यार ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स बड़े लेंदी होंगे, रियल में ये न्यूमेरिकल्स लेंदी है ही नहीं। अगर ये याद रख लिया, और याद हो जाएगा आपको, जहां 8-10 न्यूमेरिकल लगाओगे वैसे ही याद हो जाता है, दो छोटे छोटे फॉर्मूले, तो आप चाहे जैसा मर्जी सर्किट है सॉल्व करते रहो, आराम से करंट वगैरह निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सात्विक, क्लियर हुआ भाई तुम्हारा डाउट जो पूछा था तुमने, या अभी कुछ और है मन में? अगर यस सर, आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे सीरीज सर्किट्स। अब हम काम करेंगे, थोड़ा सा पैरेलल सर्किट्स भी दिखा देते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप सीरीज की जगह पैरेलल सर्किट सॉल्व करना चाहते हो
तो वो कैसे सॉल्व होता है। देखिए, उसके पहले एक वर्ड मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म है ना, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर, इसको भी एक नाम देना है, बट अभी नाम नहीं दे रहे, इम्पिडेंस वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो इम्पिडेंस वर्ड यूज है। तो ये हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में। आज हम सिर्फ आपको करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना बताएंगे सर। तो मान लो आज पैरेलल सर्किट्स में आते हैं। तो पैरेलल सर्किट्स में मान लीजिए पहले हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कैपेसिटेंस है। इसको ना न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ समझाएंगे, सिंबल्स में नहीं समझाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 200 वोल्ट और यहाँ पर आर की वैल्यू 3 ओम और एक्ससी की वैल्यू 4 ओम है, ऐसे कुछ मान लिया हमने। ये 3 ओम और 4 ओम है और ये 200 वोल्ट मतलब आरएमएस वैल्यू हुई। अब आप बताओ कितना करंट सोर्स के थ्रू निकलेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। फाइंड करंट पार्ट 1, सोर्स के थ्रू कितना जाएगा वाया सोर्स, और सेकंड पार्ट इन रेजिस्टेंस एंड इन कैपेसिटेंस, इन दोनों में कितना होगा। उसके अलावा फिर तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जो सोर्स की करंट होगी, सोर्स करंट का और सोर्स का ईएमएफ, सोर्स करंट और सोर्स ईएमएफ, इनके बीच फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या बनेगी, फाई। इस तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो हम सीधे क्वेश्चंस के फॉर्म में चलते हैं, क्योंकि सिंबल्स में क्या होगा फिर आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आएगी। तो अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से ही चलते हैं। और वैसे भी आपके सीबीएसई या आईसीएसई के सिलेबस में, आईएससी के सिलेबस में पैरेलल सर्किट्स है भी नहीं, सिलेबस में नहीं आपके, पर जेई वगैरह में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो प्रोसेस को समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखो, जिन लोगों को, अभी एक काम करो, अगर ये डीसी सर्किट होता तो क्या करते आप एक नॉब काम करो, अगर हमारे पास डीसी सर्किट होता और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, मान लो अगर डीसी सर्किट होता और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा होता, तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सॉल्व करने के, इनको वहां पर तो करंट दिखाते हैं ना कि अगर ये आई बनेगा और ये डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें चला जाएगा I1 और I2 करके, तो क्या रिलेशन क्या बनाते हो I1 और I2 के बीच में, किस तरीके से इन करंट्स को रिलेट किया जाता है नॉर्मल सर्किट्स में जो पहले पढ़ चुके हो। क्या करना चाहिए कि जो करंट हमारा इस बैटरी से निकलता है और वो करंट अगर रेजिस्टेंस में I1 जा रहा हो और कैपेसिटेंस में I2 जा रहा हो, तो इन तीनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, I1, I2 और I3 को, मतलब I1 और I2 के बीच में किस टाइप का रिलेशन लिखोगे। ये एक नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे किरचॉफ जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग और ये कह दोगे कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो जो कंसेप्ट आपने डीसी सर्किट्स में लर्न किया है वही कंसेप्ट एसी सर्किट में अप्लाई कर दो, लेकिन इनको वेक्टर मान करके। इतना सा काम करना होगा आपको। जो कंसेप्ट डीसी सर्किट्स में करते थे वहां पर करंट को स्केलर मान करके सॉल्व करते हो, और सेम प्रिंसिपल एसी सर्किट्स में वेक्टर मान के सॉल्व करना है। देखिए, इस अगर मैं ये कह दूं कि जो सोर्स है उसमें करंट आई है, डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकते। रेजिस्टेंस में करंट मेरा I1 है और कैपेसिटेंस में करंट I2 है। तो मुझे न्यूमेरिकल्स में सिर्फ इतना काम करना होगा कि आपको 3 वेक्टर्स प्लॉट करने पड़ेंगे। 3 वेक्टर ड्रॉ करिए। 3 वेक्टर्स कैसे प्लॉट करने हैं बता रहा हूं। एक वेक्टर I का प्लॉट करना होगा, एक वेक्टर I1 का प्लॉट करना होगा और एक वेक्टर I2 का प्लॉट करना होगा, जिसको फेजर कह रहे हो। अब वो वेक्टर किन डायरेक्शंस में होंगे, ये भी क्वेश्चन उठता है कि वेक्टर किन डायरेक्शंस में दिखा दें, हम कहां जाके दिखा दें वेक्टर्स को। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में एक और कॉमन चीज होती है कि इसका वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तीनों के लिए कॉमन होगा। मतलब कि वोल्टेज तीनों के लिए कॉमन होगा। पैरेलल प्रॉपर्टी। तो आप देखो इसको फेजर से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फेजर प्लॉट करते हैं। हालांकि आप चाहो तो ये एक्सेस बनाना भी स्किप कर सकते हो, है ना, इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। वैसे जितने स्टेप आप स्किप करोगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले एक वेक्टर मैं प्लॉट करने जा रहा हूं।
इस वोल्टेज के लिए, वो आप किसी भी डायरेक्शन में प्लॉट कर लो, किसी भी डायरेक्शन में आप प्लॉट कर दीजिए उसका वोल्टेज। मतलब एक्चुअल में क्या होगा ना, इसके आगे साइन ओमेगा टी वाला टर्म होगा, पर वो लिखा नहीं है मैंने, एक्चुअल में साइन ओमेगा टी भी होगा यहाँ पर। तो आप कोई एक लाइन चूज कर लो, ठीक है, और आप ये कह दो कि ये वोल्टेज का फेजर है, ठीक है, ये फेजर ऑफ वोल्टेज। ये सुन लेना वरना दिक्कत हो जाएगी, बता रहे हैं अगर आपको। आप क्या करो, कैपिटल आई, I1 और I2, एक चीज ध्यान रखना, तीनों का वोल्टेज सेम है। यानी कि अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस के वोल्टेज का फेजर, कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर और इस सोर्स के वोल्टेज का फेजर, क्या वो तीन अलग अलग वेक्टर्स होंगे या वो तीनों सेम वेक्टर्स बनेंगे? फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वोल्टेज के लिए अगर जो वेक्टर बनाओगे, कैपेसिटर की वोल्टेज के लिए वेक्टर बनाओगे और सोर्स के वोल्टेज के लिए वेक्टर बनाओगे, तो ये तीन अलग अलग वेक्टर्स होंगे या तीनों एक ही वेक्टर होंगे? मतलब कोई कॉमन वेक्टर है ये? क्या बोलते हो आप लोग? अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो तीनों के वोल्टेजेस के लिए अलग अलग वेक्टर बनाएं या तीनों के वोल्टेज के लिए एक कॉमन वेक्टर बना दें? समझ आ रहा है? कॉमन वेक्टर वही, वो कॉमन वेक्टर मैंने बना दिया, ये कॉमन वेक्टर हो गया। समझ आ रहा है आपको यहाँ पर? अब इसके बाद I1 I2 I3 की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस का जो करंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी जैसा मान रहे हैं हम। तो I1 वेक्टर और यहाँ का जो वोल्टेज वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में जिधर आपने वोल्टेज माना है, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाओ, इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाते हैं जो बेसिकली I1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब I2 वाला वेक्टर कैपेसिटर है वो, तो इसके लिए जो वोल्टेज था वो वेक्टर तो बना दिया। I2 वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में बनाओगे, जबकि ये पता है कि कैपेसिटर का जो करंट है वो उसके वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लीड करना चाहिए, आपका 90 डिग्री आगे होना चाहिए। लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो I2 वाला वेक्टर जब मुझे ड्रॉ करना होगा तो वो इस डायरेक्शन से, जो वोल्टेज वाली डायरेक्शन है, इससे क्या हम इसी डायरेक्शन में बना दें या फिर उसकी डायरेक्शन इससे कुछ अलग होगी? तो कंसेप्ट मेरे को क्लियर है कि कैपेसिटर का करंट बनाने जा रहे हो, कैपेसिटर का करंट लीड करना चाहिए, तो कैपेसिटर वाली करंट I2 वोल्टेज वाले वेक्टर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दीजिए। ये हो गया I2। इसके बाद I2 और I1 का रिजल्टेंट, इसके बाद कर देना है I2 और I1 का रिजल्टेंट। और I1 और I2 का रिजल्टेंट कैपिटल I है। मतलब एक तरीके से जानते हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्हीं के ऊपर वेक्टर लगा दे रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, वेक्टर लगा देने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि करंट आज से वेक्टर क्वांटिटी में चली गई, ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ वेक्टर से आप सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रहे हो, आंसर लाने का तरीका है वो। अब क्वेश्चन उठता है कि I1 होगा कितना, I1 की क्या वैल्यू होगी? तो उसके लिए ओम्स लॉ है, 200 वोल्ट है तो फिर I1 कितना होगा, जबकि 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप वैल्यूज पूछोगे मुझसे कि I1 कितना है, तो I1 200 डिवाइडेड बाय 3, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। I2 पूछोगे कितना है, तो उसमें भी ओम्स लॉ लगेगा, लेकिन उसके ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस की जगह पर एक्ससी यूज कर लीजिए कैपेसिटर के केस में, यानी कि 4 लगती। अब अपना आंसर बताओ, आई कितना आएगा? सारे आंसर्स आ गए, जितने आंसर थे वो आ गए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए 5 से 7 मिनट लग रहे हैं हम लोग को, लेकिन जब तुम खुद से करोगे तो मुश्किल से ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 मिनट का। I1 I2 की न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो अब कैपिटल आई कितना होगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर आपको वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर है तो आप कह सकते हो कैपिटल आई की वैल्यू स्क्वायर रूट में 200/3 स्क्वायर और प्लस 200/4 स्क्वायर, इतनी वैल्यू बन जाएगी। और फेज डिफरेंस की जहां तक बात है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये फाई है,
किसके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है? सोर्स की करंट कौन है उसमें, I1 है, I2 है कि I है? सोर्स करंट कौन सी है इसमें से? तो सोर्स करंट है I, और सोर्स का ईएमएफ यानी कि ये वोल्टेज। तो इनके बीच फेज डिफरेंस का मतलब तुम्हें ये वाला एंगल पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना बनेगा। और ये एंगल निकालने के लिए जब ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो आप खुद देखो tan फाइव कितना होगा। तो tan ऑफ फाइव नॉट, ये लेंथ I2 डिवाइडेड बाय ये लेंथ I1, और I2 बाय I1 यानी कि 200 बाई 4 डिवाइडेड बाय 200 बाई 3, दैट इज 3/4। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगर कोई पूछे कि करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, मतलब यहां से जो करंट जाएगी इसकी इक्वेशन बता दो, तो वो भी लिख सकते हो। जी विनायक, इक्वेशन ऑफ करंट कैसे लिखेंगे वो सुनो। तो अब सब कुछ सॉल्व होने के बाद इक्वेशन ऑफ करंट कैसे लिखेंगे? तो करंट, कौन सी करंट की बात कर रहा हूं? सोर्स वाले करंट की बात कर रहा हूं मैं। इक्वल टू, बस ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि ये ऑसिलेशन हो रही है, तो ऑसिलेशन वाला फॉर्मेट आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, तो मैं इसको ब्रैकेट कर दे रहा हूं, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी क्योंकि ये मैक्सिमम है। इनटू, मान लो साइन ओमेगा टी था, सपोज करें ईएमएफ में साइन ओमेगा टी था मान लेते हैं। तो अब डायग्राम को देखो, जो करंट वाला वेक्टर है वो वोल्टेज वाले वेक्टर से फाई नॉट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्यादा है। तो कौन लीड कर रहा है इसमें, क्या बोलोगे? करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है? कौन, कैपिटल आई लीड कर रहा है या ये वोल्टेज लीड कर रहा है? वेक्टर को देख करके बताइए आप। कैपिटल आई यानी करंट फाई नॉट, और फाई नॉट अभी आप लोगों ने 37 डिग्री बताया, 37 डिग्री। तो करंट वाली इक्वेशन में प्लस 37 और करना है आपको, प्लस 37। बस ये हो गया इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ करंट हो गई। और हाँ सचिन जी, एक पॉइंट, ये पॉइंट वैलिड है। ये 200 वोल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू है, एक्चुअली ये आरएमएस है। तो आप ये जो I1 निकालोगे ना, ये भी आरएमएस होगा, ये I2 निकालोगे ये भी आरएमएस होगा, कैपिटल आई ये भी आरएमएस होगा। लेकिन इक्वेशन में तो मैक्सिमम वैल्यू लिखनी चाहिए मेरे को। तो यहां पर जब मैक्सिमम वैल्यू लिखने की बात आएगी, तो फिर मुझे एक चीज और करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो तो एक और फैक्टर डालना पड़ेगा तुमको यहाँ पर। वो फैक्टर क्या होगा? √2 का। √2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसे। बस ये हो गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वे में थोड़ी सी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। सिंबल्स में तो उतना नहीं मान लो आता समझ में, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप बताना जिसको डाउट है, अगर कि ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप डीसी वाले कंसेप्ट को उठाइए और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके लगा दो। आपका ऑल्टरनेटिंग सर्किट का हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, हर न्यूमेरिकल। कोई भी न्यूमेरिकल होगा ऑल्टरनेटिंग सर्किट का, वो सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको डीसी सर्किट सॉल्व करने के प्रिंसिपल्स पता है, तो फिर ऑल्टरनेटिंग सर्किट सॉल्व करने का भी प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जा सकता है, अपने आप बन जाएगा वो। एज एग्जांपल एक और है, आर आर सी, दो सीरीज में लेते हैं और एक पैरेलल में लेते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दो सीरीज में और एक पैरेलल में। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो 200 इंटू √2 और साइन ओमेगा टी मतलब 50 इंटू टी, कुछ ऐसे मान लेते हैं। और कोशिश करेंगे यार कि न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपल रहे, तो कैपिटल आर 3 ओम को रखते हैं और एक्ससी की वैल्यू 4 ओम लेते हैं और एक्सएल की वैल्यू मान लो 5 ओम है। ट्राई करते हैं, अब हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज गड़बड़ हो जाए। चलिए, तो आपको बताना है करंट की वैल्यू। फाइंड करंट पार्ट 1 इन ब्रांच आरसी, सेकंड इन ब्रांच इंडक्टर, यानी कि जहां इंडक्टर है उस ब्रांच में कितना होगा, और थर्ड इन सोर्स, तीनों में।
क्या होगा, ये तीनों का करंट निकाल, और करंट निकालते निकालते फेज डिफरेंस अपने आप निकल जाएगा, बिना उसके वैसे भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो अब सुनना, ये मिक्स सर्किट है, लास्ट पे आ गए हो, सर्किट सॉल्व करने का लास्ट पॉइंट पर आ चुके हो, और बाकी कुछ टर्म्स और हैं, पावर कैलकुलेट करना और ये सब चीजें, तो वो एक क्लास और चाहिए होगी, उसमें होगा ये। देखिए लॉजिक पहले पकड़ते हैं, इसका क्या होगा यार, पहले लॉजिक पकड़ लें, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे क्या होगा। तो अगर आप लॉजिक पकड़ना चाहते हो ना, तो लॉजिक के लिए मैं आपको ये एक काम करते हैं जल्दी से, एक सेपरेट पेज पर मैं एक वर्किंग करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखिए अगर मैं एक डीसी सर्किट्स की बात करूं, एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, दो रेजिस्टेंस ऊपर लगे हैं, एक रेजिस्टेंस नीचे लगा है, और यहाँ पर एक बैटरी है। आप इसको डीसी सर्किट से कंपेयर करो, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है जी, और यहाँ पर मान लो मतलब ये हो गया 9 और ये 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये 36 वोल्ट का बैटरी है। तो आप इसमें क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर I1 कितना जा रहा है, I2 कितना जा रहा है, और I कितना जा रहा है, ये कैसे पता लगाओगे? क्या कोई तरीका है इन करंट्स को बताने का कि ये करंट कैसे होगा? डीसी सर्किट से समझो, पहले डीसी सर्किट से समझ जाएंगे और एसी सर्किट अपने आप हो जाना है। तो क्या करना चाहिए, I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या मुझे आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है पूरी, क्या पूरे सर्किट में आर इक्विवेलेंट की नीड है, या बिना उसके क्वेश्चन हो जाएगा? सर बिना उसके हो जाएगा। क्या करेंगे, I1 बताओ कितना लिखेंगे? सर रेशियो मेथड से कर देंगे, मतलब 9 अपॉन टोटल में जितना आएगा। बताओ, आंसर बताओ ना कितना आएगा I1, चलो छाप करके देखते हैं ना इस बार। एक I1 की वैल्यू क्या निकल रही है, आप लोग, हम एक मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम आप सबको दे रहे हैं, आपको जो भी मेथड्स लगाने हैं लगाइए, बट इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं यार मेरे को। आई मीन ये तो क्लास 10th में भी, बट फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप करके बताओ। अर्श सिंह, अगर जरूरत है, जैसे भी आपको जरूरत है नहीं है वो आप देख लो, बट मेरे को आंसर्स मतलब है I1 क्या निकालते हो, बिकॉज रेजिस्टेंस का एक नॉर्मल क्वेश्चन है या ऑर्डिनरी क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आप वैल्यू बताओ और उसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या कर सकते थे। तो आर इक्विवेलेंट से करना है या नहीं करना है, जैसे भी है आप इसका आंसर लाना। मैं बता दे रहा हूँ, R1 आपका 4 एम्पियर आएगा I1, और I2 आपका जो आएगा वो 9 एम्पियर आएगा, और यस सर, कैपिटल आ I गया। 13 एम्पियर आएगा। सब पोटेंशियल तो सेम है क्योंकि वायर तो दोनों में सेम अटैच्ड है, तो जी वहां पे 36/9 हो जाएगा, दूसरे में 36/4 हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो क्योंकि ये पैरेलल्स में है ना, तो पैरेलल सर्किट्स का एक काम और कर सकते हो, मतलब ये एक बता रहा हूँ, देखो आप ये बताओ, अगर सिर्फ 3 ओम होता और 6 ओम होता और डायरेक्ट बैटरी लगा देते, मतलब उस 4 ओम को थोड़ी देर के लिए एब्सेंट मान लो, ये मान लो कि 4 ओम है नहीं वहां पर, है ना, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि 4 ओम नहीं है, कितना करंट जाएगा इस ब्रांच में, आप बताओ। थोड़ी देर के लिए 4 ओम को इग्नोर कर दो, आप इस 4 ओम को इग्नोर कर दो, आप बताओ कितना, कैसे निकालोगे करंट? क्या अभी भी कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है या तो आसान न्यूमेरिकल हो गया ये? अगर हम 4 ओम को हटा देते हैं वहां से, फिर तो नॉर्मल सा न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ पर करंट निकालने के लिए 36 डिवाइडेड बाय 3 + 6, 9 एम्पियर। और अगर हम एक और काम करें, अगर हम 3 ओम और 6 ओम को नेग्लेक्ट कर दें और सिर्फ 4 ओम को कंसिडर करें, सिर्फ 4 ओम को, तो करंट कितना फ्लो करेगा? सॉरी, ये 4 एम्पियर आएगा, हाँ, ये 9 एम्पियर आएगा। तो जब दोनों को कंसिडर करोगे आप, मेथड यहीं पे छुपा है, देखो यहीं पर तरीका निकल रहा है आपका, सॉल्व करने का तरीका यहीं से आ रहा है कि क्यों ना एक बार इस 4 ओम को इग्नोर कर लेते हैं। तो अगर हम 4 ओम को इग्नोर कर दें तो 36 वोल्ट बैटरी है, और 3 और 6 9 ओम हो गया, तो I1 निकल गया। और एक बार इसको इग्नोर कर दो और I2 निकाल लो, और बाद में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो कि कैपिटल I = I1 + I2, यानी इन दोनों के बीच में प्लस कर देते हैं सुपर पोजिशन मेथड से। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि अगर किसी बैटरी के साथ पैरेलल में कई चीजें लगा रखी हैं आपने, तो आप एक एक करके सबको सॉल्व करिए। पहले एक ब्रांच में करंट निकाल लो, ये मान करके, ये हाइपोथेटिकल मान लो
कि और कोई ब्रांच है नहीं वहां पर, ये इमेजिन कर लो कि और कोई ब्रांच नहीं है, और आप करंट निकाल लो। फिर इस ब्रांच को एब्सेंट करके दूसरी ब्रांच, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ब्रांच कंसिडर की जाए, और बाद में जो करंट आए उन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पैरेलल सर्किट्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं? यस सर। जी। तो अब अगर पैरेलल सर्किट्स हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप एक ब्रांच को एक बार में कंसिडर करें। तो इस मेथड को मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर देता हूं। अब मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा सुनिएगा। मैं इंडक्टर को इग्नोर कर दे रहा कि तुम नहीं हो, इंडक्टर को इग्नोर कर दीजिए, भूल जाओ कि इंडक्टर जैसी कोई चीज है वहां पर, भूल जाओ। अब ये कौन सा सर्किट बचा है? अगर हम इंडक्टर को इग्नोर कर दे तो सर्किट कौन सा बचा है मेरे पास? आरसी, वो भी सीरीज वाला। तो हमको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता आपका, देखो अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ा था ना, लॉजिक सुनना है यार मेरा, लॉजिक समझिएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, इसको इंप्लीमेंट करो, इंडक्टर को इग्नोर कर दो, तो करंट जो आरसी वाले ब्रांच में जाएगी, करंट विच इज इन द आरसी ब्रांच इक्वल टू, इससे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 200 इंटू √2 है, √2 हटा देते हैं यहां से, √2 हटा दो, 200 है, तो 200 यानी यहां पर 200, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल। इसको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, आपका सारा फोकस ऊपर वाली ब्रांच पे है, और ऊपर वाली ब्रांच के लिए आप इस रिजल्ट को लगा रहे हो। तो ई नॉट आर स्क्वायर, जब सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच को कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें एक्सएल तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में कोई इंडक्टेंस नहीं है। तो कितना बना फिर आई नॉट? उस हिसाब से अगर आप सिर्फ अपर ब्रांच के लिए बात करो तो अपर ब्रांच का आई नॉट कितना बनेगा? 40 एम्पीयर। इसके हिसाब से सारी वैल्यूज पुट कर दो, ई नॉट की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, एक्ससी की वैल्यू रख दो। ये वाला एक्सेल मत पुट करना उसमें, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक ब्रांच सॉल्व कर रहा हूं। इस ब्रांच को फिलहाल मैंने हटा दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यूज सही से रखते हो और कैलकुलेशन सही रखते हो अपनी यहां पर, तो ये आंसर 40 आ जाएगा। आ रहा है 40 एम्पियर? यस सर। बट ये मैक्सिमम है। इसके आगे साइन ऑफ 50t और अब tan फाई नॉट। ऊपर वाली ब्रांच की बात हो रही है सब कुछ, मतलब थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि इंडक्टर है, यहाँ पर इग्नोर कर दो, नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है। tan फाई नॉट एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर, यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन 3, 4 माइनस 0 बाई 3, 4/3 हो गया, 53 डिग्री हो गया, प्लस 53 डिग्री, ये हो गया। अब आते हैं इंडक्टर वाली ब्रांच पे। तो उसके लिए मैं आरसी को इग्नोर कर दूंगा, आरसी को हटा दीजिए, भूल जाओ आरसी को, आरसी भूल जाओ अब। तो अब अगर आरसी भूल गए ना, ऊपर वाली इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ इंडक्टर को तरफ ध्यान देना है, और फिर इक्वेशन यही लगानी है। तो फिर आईएल की वैल्यू ऊपर हो गया, ई नॉट हो गया 200, डिनोमिनेटर में जब जाओगे आरसी इग्नोर है, फिर बोल रहा हूं आपसे आरसी की तरफ देखना नहीं है। तो आर स्क्वायर, इस नीचे वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, 0 स्क्वायर, एक्ससी नीचे वाली ब्रांच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, एक्ससी भी 0 हो गया, आर भी 0, एक्ससी भी 0, बचा क्या? सिर्फ एक्सएल। क्या बन गया करंट? यहां से कितना करंट बना इंडक्टर की तरफ? अगर देखा जाए ऊपर ई नॉट की वैल्यू 200 रहेगी, और नीचे में यही इक्वेशन लगाएंगे नीचे वाली ब्रांच में, तो वहां 5 है, यानी वो भी आ गया 40। अब उसके आगे साइन ऑफ 50t, अब आगे क्या होगा? tan फाई नॉट। आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है, ये दो आपको पूरे चैप्टर में काम कर जाएंगे, सिर्फ नीचे वाली ब्रांच की बात हो रही है। तो अगर आप सिर्फ नीचे वाली ब्रांच की बात कर रहे हो जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं है, तो आर 0 हो गया, एक्ससी 0 हो गया, 0 माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय 0, tan फाई नॉट माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि फाई नॉट माइनस π/2, यानी माइनस ऑफ 90 डिग्री। यह है कंसेप्ट पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने का। एक एक ब्रांच की इक्वेशन बनाई जाए और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके हम सोर्स वाली करंट निकालेंगे।
तो आई जो सोर्स के थ्रू जाएगा वो तो किरचॉफ रूल लगेगा ही कि इसका करंट प्लस इसका करंट बराबर सोर्स वाली करंट, तो वो आई आर सी प्लस आई एल। अब इसको चाहो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से करो, चाहे मैं फेजर से कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर फेजर डायग्राम चल रहा है अभी मेरा। तो आप फेजर डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे वो सुनिए। अब आपको दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे, एक वेक्टर 40, दूसरा वेक्टर भी 40, लेकिन कितने एंगल्स पर बनाने पड़ेंगे वो देखो। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा, जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है वो कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं ना, सबसे पहले वोल्टेज वाला फेजर बना देते हैं, क्योंकि वोल्टेज वाला फेजर सबके लिए सेम है, वो तो कॉमन फेजर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक वोल्टेज वाली फेजर बना दी, मतलब ईएमएफ वाली फेजर। अब ईएमएफ का फेजर मतलब ये ओमेगा टी वाला एंगल, यानी कि 50t वाला एंगल होगा ये। अब उसके रिस्पेक्ट में सारे डायग्राम चलेंगे मेरे, कैसे चलेंगे देखो। इसके रिस्पेक्ट में सारे डायग्राम कैसे होंगे देखिएगा। ये 40 का वेक्टर बनेगा और 50t में 53 डिग्री ऐड करके, तो ये एंगल 50t है, मैंने लिखा नहीं है इसको, ये लिखा नहीं है, आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ कि ये ईएमएफ वाला फेजर है, और अगर आप चाहते हो तो मैं ये एंगल लिख दे रहा हूँ, ये ओमेगा इंटू टी यानी 50 इंटू टी है। तो उससे 53 डिग्री आगे जा करके एक वेक्टर बनाओ 40 का। तो हम एक वेक्टर यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड 40 का और इससे 53 डिग्री आगे जा करके, और दूसरा वेक्टर एक और 40 बनाएंगे माइनस 90 डिग्री जा करके, यानी कि इससे 90 डिग्री, इस ओमेगा टी वाले से, ईएमएफ वाले से 90 डिग्री नीचे की तरफ जाओ, और एक दूसरा वेक्टर बनाओ वो भी 40 का। अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या तो पैरेललोग्राम मेथड से ला दो, या फिर एक तरीका और होता है कंपोनेंट से करके, इन दोनों का रिजल्टेंट कंपोनेंट से कर सकते हो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन करो, यहाँ पर साइन, ये तो वैसे ही कॉस हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करो, वो ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच है। अगर फेजर से करना चाहते हो तो फिर आपको ये वेक्टर हो गए, अब इनका रिजल्टेंट लाना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कैसे लाएंगे? मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कंपोनेंट कर लें, ज्यादा फायदे में रहोगे। रिजल्टेंट लाने के लिए कंपोनेंट मेथड ज्यादा एडवांटेज दे रहा है मुझे। तो कंपोनेंट मेथड करेंगे ना, रिजल्टेंट बाय द कंपोनेंट मेथड। तो उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रिजल्टेंट आएगा देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ऊपर जो 40 वाला वेक्टर है उसका कंपोनेंट होगा, चलो बता, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है तो आगे बताऊं मैं, और नहीं तो फिर ओके। बोलो कि यहाँ तक का क्लियर है? यस सर। चलिए तो अब देखते हैं, सुनो, अब सुनो, लास्ट पॉइंट पे, एकदम लास्ट पॉइंट पर हो आप। हालांकि रिजल्टेंट आप लगा सकते हो उस वाले फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो पता है ही आपको, तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं देखिए, इस 40 का ईएमएफ की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? अगर ये जो 40 है इसका कंपोनेंट ईएमएफ की डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? ऊपर वाले 40 का, जो ऊपर वाला 40 है, इस 40 का ईएमएफ की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें अगर 24 40 इंटू कॉस 53 ना, 40 कॉस 53 ईएमएफ की डायरेक्शन में, क्या इस वाले 40 का कोई कंपोनेंट ईएमएफ की डायरेक्शन में जाएगा? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो क्या No, इसका sir. कंपोनेंट, इसका तो नहीं आएगा। तो ठीक है, ये ईएमएफ की साइड पर आ गए। और ईएमएफ के परपेंडिकुलर साइड पर, ईएमएफ के परपेंडिकुलर साइड पे देखें अगर, मतलब मैं वेक्टर के कंपोनेंट कर रहा हूं अलोंग ईएमएफ एंड परपेंडिकुलर टू ईएमएफ, अलोंग ईएमएफ और परपेंडिकुलर टू ईएमएफ, इन दो डायरेक्शंस में हम लोग कंपोनेंट्स कर रहे हैं। तो ईएमएफ के परपेंडिकुलर साइड पर जाएंगे तो इधर 40 तो है ही है, इस वाले 40 का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो वो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 40 माइनस
40 sin 53। सही है चीज? सही किया है कंपोनेंट्स? यस सर। Yes, जी। sir. अब आप क्या करिए, कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट ला रहे हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर इनका रिजल्टेंट ले आओ। ये रिजल्टेंट आपका सोर्स वाला करंट हो गया, और इससे फायदा मेरे को ये होगा कि मेरे को ये एंगल फाई भी मिल जाएगा। तो ये एंगल फाई को क्या बता देगा, क्योंकि आपने कंपोनेंट तो ईएमएफ की डायरेक्शन में ही रखा है ना, जो जिस तरफ ईएमएफ था उसी के साइड रखा है आपने। तो इस फाई से क्या मुझे को ये नहीं मालूम चल जाएगा कि सोर्स वाली करंट और ईएमएफ के बीच कितना फेज डिफरेंस है? बोलो, क्या इससे मालूम चल जाएगा कि सोर्स करंट और ईएमएफ के बीच में क्या फेज डिफरेंस है? क्योंकि आपका ये डायरेक्शन ईएमएफ की ही डायरेक्शन है, तो ईएमएफ के फेजर में और करंट के फेजर का एंगल फाई जब निकल गया तो उसी को हम फेज डिफरेंस कह देंगे, कि जो करंट इस सोर्स के थ्रू जाएगी और यहां पर जो ईएमएफ है, इन दोनों में क्या फेज डिफरेंस बन रहा होगा। और आगे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये फाई कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, और ये आईएस भी कैलकुलेट हो जाएगा। 2 पार्ट तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, तीसरे पार्ट की तरफ हो आप। तो तीसरे पार्ट के लिए ये दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पर हैं, तो आई ऑफ सोर्स हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर इसका 40 cos 53 का स्क्वायर करोगे और प्लस 40 माइनस 40 sin 53 का स्क्वायर, इन दोनों का करके और आईएस निकाल लीजिए। और tan फाई निकालने के लिए tan ऑफ फाई, ये वाली लेंथ 40 माइनस 40 इंटू साइन 53 डिवाइडेड बाय 40 इंटू कॉस 53। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इसके आगे छोड़ दे रहे हैं, बस आईएस और फाई निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। आईएस और फाई आप उनका नंबर निकाल सकते हो। और Yes, जब आप नंबर निकाल Yes, sir. लेंगे तो आप सोर्स की करंट को ये लिखिएगा। एक्चुअली मैं तो ऐसे लिख दूंगा, बट आप लोग करेक्ट सॉल्व करके, जो आई एस है वो बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर 40 cos 53 का स्क्वायर है और प्लस 40 माइनस 40 साइन 53 का स्क्वायर है। एक्चुअली न्यूमेरिकल डेटा में फिर प्रॉब्लम यही आती है कि या तो पूरा सॉल्व किया जाए उसे, इसीलिए लोग सिंबल्स के फॉर्म में करा देते हैं। इनटू साइन ओमेगा टी, अब क्या करें, ओमेगा टी मतलब 50t, अब उसमें क्या करें, प्लस फाई करें कि माइनस फाई करें, डायरेक्शन देख लो जरा। ईएमएफ वाले फेजर से करंट वाला फेजर की जो डायरेक्शन है, तो अगर ईएमएफ में 50t है तो करंट में क्या होगा, प्लस की माइनस? minus. माइनस, क्योंकि नीचे है ना, उससे ईएमएफ के नीचे चले गए आप, तो माइनस फाई। अब फाई मैंने छोड़ दिया है, कंपोनेंट से आया उत्कर्ष, इसे 40 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने कंपोनेंट डायरेक्टली किया है, इस वाले 40 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, तो इस 40 का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो इधर वाले 40 में से सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो मैंने कंपोनेंट किए नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स में जानबूझ करके नहीं किया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करोगे। इसका मेन की पॉइंट मेरा समझो यार, मेन की पॉइंट तो ये है कि पहले आप अलग अलग ब्रांच की करंट इस इक्वेशन से निकाल लो, इन दो इक्वेशन से निकाल लो अलग अलग ब्रांच की। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत है कि या तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ या फिर इन दोनों करंट्स का फेजर डायग्राम बना करके और फिर वेक्टर से करो इसके बाद। ठीक है, यस चलिए सर। चलिए, ओवर हो गई क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। Thank you, sir. 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 बाय बाय।